स्टार्टेड। ओके सर, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं आज का बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल बिजनेस। ठीक है, सीएस में इसी टॉपिक को बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं और चार्टर्ड में इसको लोग इंडियन इकोनॉमी एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के नाम से जानते हैं। सर आज का जो टॉपिक है ये एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर टॉपिक क्या है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज लेती है। जैसे कि आप लोगों को पता लग गया सर, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फिर और भी काफी सारा चीजें था जो मैंने डिस्क में डिस्कस किया। फिर फ्रॉम एंशियंट टाइम से लेके, एंशियंट टाइम यानी प्राचीन काल से लेके मॉडर्न डे तक गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी लिया है, कब क्या किया है, इसका हिसाब किताब के बारे में पता चला। बट सर आज का जो डिस्कशन है ये एकदम मॉडर्न डिस्कशन है, यानी इसमें कोई एंशियंट मैटर नहीं है। इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप किया। किसे डेवलप किया सर? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को। ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस का काम है सर इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना। मैंने देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस बोलो या इंस्टीट्यूशन बोलो, मैंने आप कुछ भी नाम से बोलो, उसे आप इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते। मैंने दे आर द पिलर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, जिनके बिना इंडियन इकोनॉमी चल ही नहीं सकता। सुमित थोड़ा सा इधर आ जाओ, आई कांटेक्ट होना चाहिए ना कम्युनिकेशन के लिए। तो पॉइंट इज दैट कि ये ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करता है, ये एज ए कॉमर्स स्टूडेंट या फिर एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट यू मस्ट नो। इंस्टीट्यूट ये चाहते हैं, इसीलिए आपको पढ़ाता है कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे इंडियन इकोनॉमी को चला कौन रहा है। मोदी जी चला रहे हैं कि ममता जी चला रहे हैं? सर मोदी जी ममता जी सिस्टम का पार्ट है, दे आर नॉट सिस्टम। वो अलग बात है कि आम आदमी को सिस्टम समझ में नहीं आता, उसे इंसान नजर आता है। ठीक है, वोट देना है तो इंसान को वोट देते हैं, सिस्टम को वोट नहीं देता। ठीक है, ऑब्वियसली वोट इंसान को ही देना चाहिए, बिकॉज वी ऑलवेज नीड अ गुड लीडर। एक लीडर ही है जो कंट्री को डेवलप करता है, नो डाउट। क्योंकि लीडर क्या करता है, लीडरशिप के ऊपर बेस करके जब जब इंडिया में डेवलपमेंट मिला है, अगर आप लास्ट 2000-3000 साल का भी इतिहास ओपन करके देख लो, जब जब इंडिया को अच्छा लीडर मिला है तभी देश का तरक्की हुआ है, और जब लीडर बेकार मिला है तब देश खत्म हो गया है। ये जो लास्ट 300-400 ईयर्स में इंडिया जो इतना बिखर गया है, सर वो इंडिया नहीं है जो इंडिया एक्चुअल में होता है। तो जो लास्ट क्लास में दिखाया था ना कि वर्ल्ड इकोनॉमी का 30% जीडीपी इंडिया अकेला शेयर करता है, और ये कोई झूठ नहीं है सर, मतलब मैंने बना के नहीं दिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बता रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिसर्च से ये मिला है। तो जिस टाइम पे वर्ल्ड इकोनॉमी का 30% जीडीपी इंडिया अकेला जनरेट करता था, इसका मतलब समझ रहे हो कि पूरा दुनिया का पैसा यहीं पर होता था, और उसी पैसे को लूटने के लिए ये इन्वेडर्स इंडिया में भागा 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 है। प्रॉब्लम ये रहा कि देखो सर, नेचुरल रिसोर्सेज या खजाना पुराने जमाने में ऑब्वियसली ज्यादा था, क्योंकि डिप्लेशन होता गया ना, मतलब हम लोग वहां से निकालते गए निकालते गए निकालते गए, तो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज तो खत्म होगा। जितना निकाले उसके हिसाब से रिपीट में दिया नहीं सर। हम लोग लेने में विश्वास करते हैं, देने में नहीं। प्रॉब्लम यही है, इतना लिया दिया कुछ नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि फ्यूचर जनरेशन के लिए क्राइसिस बढ़ता गया। और ये नॉट जस्ट फॉर इंडिया, बाकी कंट्रीज के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, पर इंडिया जैसे कंट्री के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन फिर भी कंट्री को चलाना है, आगे भी लेके जाना है, डेवलपमेंट के साथ लेके जाना है। जो रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज अभी और भी मिल रहा है, उसको यूटिलाइज करना है, और उसके बेसिस में कंट्री को एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलप्ड नेशंस बनाना है। जैसे अपकमिंग टारगेट है कि 2050 के अंदर इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बना। और ये कुछ इंस्टीट्यूशन का नाम आपको दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना, स्क्रीन सबको शेयर है। साहिल दिख रहा है सर? साहिल को दिख रहा होगा। Yes,
कि देखिए देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस जो करेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एकदम बोलते हैं ना सीना तान के खड़ा है। एग्जैक्टली सीना तान के इंडियन इंस्टीट्यूट मैंने इंडिया को डेवलप करने के लिए ना रेडी है। अगर इनके तरफ से पॉलिसी में कुछ मिस्टेक हो जाता है ना, इसका इम्पैक्ट हम सबके ऊपर आता है। अगर ये गड़बड़ निकलते हैं ना तो हम सबको ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। यानी इनका पॉलिसी बेकार हो जाए तो हमें प्रॉब्लम आएगा सबके ऊपर, और इंडियन पॉपुलेशन को प्रॉब्लम। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आरबीआई, जैसे कि सेबी, आरबीआई माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी गुड सर। सेबी माने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वेरी गुड सर। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, हाँ बोलो, हाँ बोल। आर्मी नहीं, सिक्योरिटी मार्केट माने हाँ कौन? सिक्योरिटी मार्केट माने क्या? शेयर मार्केट। ये तो तुम मेरे जैसे बचपन वाला बात करती है। मैं भी जब क्लास 8-9 में पढ़ता था, जब फर्स्ट टाइम ये सिक्योरिटी वर्ड सुना था, मेरे को भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही समझ में आया। नहीं सर, ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब होता है मॉनेटरी मार्केट, ठीक है। मॉनेटरी मार्केट माने ये जो टोटल इंडियन इकोनॉमी चल रहा है ना सर, इस इंडियन इकोनॉमी को चलाने के लिए सेबी का रोल बहुत बड़ा है, ठीक है। तो सेबी क्या करता है, सिक्योरिटीज के अंदर क्या आता है? जैसे आप लोग शेयर के बारे में सुनते हो, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट। आप लोग डिवेंचर के बारे में सुने? हाँ, अकाउंटेंसी में डिवेंचर 12% डिवेंचर, 14% डिवेंचर, मैथ्स में अकाउंटेंसी मैथ्स में आता है। तो ये जो शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, दीज आर कॉल्ड सिक्योरिटीज। यस सर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करते थे ना, यही है सिक्योरिटी। इसी सिक्योरिटी को मैनेज करना है। ये सिक्योरिटी आप लोग बस अकाउंटेंसी में सोचते होंगे कि वहां पर कंपनी शेयर इशू कर रहा है और हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं, यही सब कुछ है। अरे भाई उस जर्नल एंट्री के पीछे ना पूरा देश टिका हुआ है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग कभी इंपॉर्टेंस को समझने का कोशिश ही नहीं किया, और जिन्होंने समझाया वो भी समझाने का कोशिश नहीं किया। दे डोंट ट्राई एक्चुअली कि एक कंपनी अकाउंट्स का, एक जर्नल एंट्रीज के पीछे क्या रोल प्ले है कंट्री के डेवलपमेंट का, बताना चाहिए ना, तब तो स्टूडेंट पढ़ेगा। नहीं तो उनको क्या लगता है स्टूडेंट को, क्या होगा ये जर्नल एंट्री सीख के? अगर तुमको यही लगता है कि जर्नल एंट्री सीख के क्या होगा, अब आपका दोष कहाँ है सर? आपका दोष नहीं है, ये सिखाने वालों के ऊपर है। स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, ट्यूशन टीचर, सबका जिम्मेदारी बनता है आपको बताया। आप तो बच्चे हो सर कि क्या कर रहे हैं। एक्चुअली सेबी के बारे में जानेंगे सर, मजा आएगा। आरबीआई के बारे में भी जानेंगे। सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सर कंपटीशन कमीशन, हम लोग तो बचपन में कंपटीशन स्टूडेंट लोग करते थे, जैसे रेस होता था उसका कंपटीशन। हाँ सर, बाइक कंपटीशन, साइकिल रेस करते ना। बाइक कंपटीशन कोई नहीं करता, इतना जगह नहीं है हमारे देश में। बाइक कंपटीशन के लिए वो जैसे वो अलग से होता है ना, फार्मूला 1 या फिर बाइक में, जैसे इंडिया में एक है सर नोएडा में बुद्धा सर्किट, वहां पर कार का रेसिंग होता है। पहले इंडिया में नहीं था पर इंडिया में भी बन गया सर बुद्धा सर्किट नोएडा में, ठीक है। बाइक रेसिंग फॉरेन में वो ईएसपीएन में बहुत दिखाता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, वो ऐसा। और ये जब मेरे को सबसे मजा आता था जब वो बाइकर का पैर जो है वो एकदम रोड को टच करके ऐसे करके जो टर्न लेता था ना, वो बड़ा हाँ। हाँ सर, बहुत खतरनाक थे। और एक होता था, ये तो एक नॉर्मल हो गया जो रेस करता था, और एक होता था मार्ड में जो बाइक चलाता है, वो पत्थर मड बाइकिंग। हाँ वो तो और खतरनाक है। वो बाइक हल्का होता है, उसको लेके कैसे कैसे करके जाता है, और डेंजरस है जो भी हो। पर सर हम लोग ये वाला कंपटीशन नहीं देख रहे। यहाँ पर जो कंपटीशन है ये बिजनेस का कंपटीशन। कंपटीशन कमीशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सर। सर इतना बड़ा है तो कभी नाम ही नहीं सुना। अरे सर क्या बोले आपको, ये आपका दोष नहीं है, बार बार बोल। न्यूज चैनल वाले भी अच्छा चीज दिखाते नहीं है। अच्छा चीज कंटेंट अच्छा करो ना। कौन किसके साथ झगड़ा किया है, कौन किसको जाके मारा है, कौन किसको गाली दिया है, हाँ, किसके साथ किसका अफेयर्स चल रहा है, ये न्यूज है। ये न्यूज है। स्टार आनंद खोल लो, 90% तो एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, ठीक है। 10% अगर कुछ न्यूज दिखाएगा, वो भी
कौन किसके साथ झगड़ा कर रहा है, ये पार्टी छोड़ के इधर आ गया, वो पार्टी छोड़ के इधर आ गया, वो उसको खरीद लिया, वो उसको बेच दिया। अरे भाई क्या चल क्या रहा है। और न्यूज ऐसे दो, अब लोगों को क्या लगता है कि जिंदगी में और कुछ है ही नहीं इसके अलावा, वही देख रहे हैं इसको। देखे जो, देखे जो कि कुछ बीजेपी या तृणमूल देखे जो, ऐसे करके ना। अरे भाई कंपटीशन कमीशन के बारे में भी कभी बोला करो, बच्चे को समझ में आएगा। बिग बाजार और अमेजन के बीच में लड़ाई चला था। सुना ही नहीं। वो छोड़ो सर। बिग बाजार और अमेजन के बीच में लड़ाई चल रहा था। क्या लड़ाई? बिग बाजार का जो कूपन होता है ना सर, हम लोग बिग बाजार में शॉपिंग करने जाते थे ना, कूपन मिलता था। तो वो कूपन में ना अमेजन का स्टेक होता है, मैंने होता था, मैंने एक्चुअली जब बिग बाजार लोगों को कूपन देता था उसमें करोड़ों का खर्चा है। हम लोगों को लगता है देखो कूपन मिल गया, कूपन मिल गया। लेकिन इसके पीछे बिजनेस का जो बहुत बड़ा प्लानिंग है, वो बहुत बड़ा प्लान चलता है। जैसे मानो आप 5,000 का शॉपिंग करते हो, 5,000 का शॉपिंग किए, तो बिग बाजार आपको बोला कि सर 1,000 টাকার गिफ्ट वाउचर नहीं जा, द बिगेस्ट फेस्टिवल डे, द बिग ওয়েডনেসডে, ऐसे करके बोलते हैं ना। हाँ, আজকে 5,000 টাকা শপিং করলে পেয়ে যাবেন বন্ধুরা 1,000 টাকার কুপন। যে 1,000 টাকাটা আপনারা কালী পুজোর মধ্যে যদি রিডিম করেন, তাহলে আপনারা আপনার সমস্ত কেনাকাটার উপরে আরো 1,000 টাকা ছাড় পাবেন। ऐसे करके बोलते हैं। सर आप काम करते थे क्या? क्या फर्क पड़ता है अगर करके भी आए तो? कर क्या है, सब कर क्या है, सेल्समैन भी कर नहीं, लेकिन सुनता तो हूँ सब। ठीक है, कस्टमर तो बन के गए। सो 5,000 टाका का शॉपिंग करके 1,000 टाका का कूपन। अब 1,000 टाका का कूपन जो है, वो कूपन आप तो हाथ में पॉकेट में लेके आ गए। और उस कूपन को रिडीम करने के लिए मानो आपको जीन्स लेने का मन करे, और आपको कूपन हाथ में लग गया, माँ के वैनिटी बैग से मिल गया, अरे माँ कूपन है, मैं जा रहा हूँ माँ एक जीन्स लेने। ठीक है, अब माँ बोलेगा नहीं पैसा नहीं, अरे कूपन है ना, तुम मेरे को 2,000 दे दो, मैं 2,000 में तुम्हारा जो भी जरूरी है खरीदूंगा, और ये 1,000 टाका में मैं अपना एक जीन्स लेके आ जाऊंगा। पॉइंट इज दैट, अच्छा 2,000 का जो माँ का जरूरत है, मानो ग्रोसरी का जरूरत है, ग्रोसरी तुम लोकल दुकान से भी खरीद सकते थे। ठीक है, लेकिन तुम लोकल में नहीं जाओगे, क्योंकि लोकल में तो जीन्स नहीं देगा ना तुमको फ्री में। तो तुम 2,000 का ग्रोसरी का कूपन लेके, मैंने वो कूपन सब में वैलिड होगा, तो तुम 2,000 का ग्रोसरी खरीद के ला दिए माँ के लिए। ठीक है, और ऊपर से जीन्स भी लेके आए। अब इसमें क्या हो, सेल बूस्ट हो गया ना कंपनी का। जो कस्टमर तुम सोच रहे थे कि मैं तो एक ही बार जाऊंगा साल में, लेकिन कंपनी तुमको बार बार आने का ट्रैप बिछाता है, ताकि तुम, हाँ इसे दम तो इसमें शेयर का मैटर नहीं है, शेयर तो बिजनेस बढ़ेगा तो शेयर बढ़ेगा, दैट्स डिफरेंट है। अगर उसका बिजनेस अच्छा चलेगा शेयर का दाम बढ़ेगा, वो अलग चीज है। बट मैं कहना चाहता हूँ कि नॉर्मल एक बिजनेस को डेवलप तो होना है। तो बिग बाजार जैसे बड़े बड़े कंपनी इस तरह का कोशिश किया था, अभी भी करता है। इवन आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में भी तो दे रहा है, मिंत्रा वगैरह में। ठीक है, तुम एक सर्टेन अमाउंट का शॉपिंग करोगे तुमको एक कूपन दे देगा, पैंटालून्स में जाओगे देता है, रिलायंस स्मार्ट में जाओगे देता है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सुनो भाई बात को, ये रियल सिचुएशन से मैं जो बोल रहा हूँ, कोई मेरा कहानी नहीं है। बिग बाजार का कूपन में सारा इन्वेस्टमेंट अमेजन का, माने उस कूपन से जो सेल जनरेट होगा उसमें अमेजन को शेयर होल्डिंग है, जिसका अप्रोक्स 1,000 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट था अमेजन, बिग बाजार का। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, बिग बाजार जब अपना बिजनेस सेल करने के बारे में सोचा, तो बिग बाजार ने अपना बिजनेस रिलायंस को सेल कर दिया। अमेजन गुस्सा हो गया, भाई तुम्हारे बिजनेस में ठीक है, पूरा बिजनेस में नहीं, लेकिन कूपन में तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, और मैंने तुमको पहले भी बोला था कि अगर सेल करना है मुझे करो, लेकिन तुमने मेरे को ना करके रिलायंस पे क्यों कर दिया। ये इसको बड़ा चीड़ लगा, बिजनेस कंपटीशन। अब अमेजन एक फॉरेन कंपनी, रिलायंस एक इंडियन कंपनी, हो सकता है कि बिग बाजार का जो ओनर है वो भी इंडियन है, तो उसको लगा उसको देशभक्ति जाग, कि बेचना है तो देश को, देसी देसी लोगों को बेचेंगे, फॉरेनर को नहीं बेचेंगे। ठीक है, अब देशभक्ति के चक्कर में रिलायंस को बेचा। लेकिन अमेजन का कहना है ये कंपटीशन के खिलाफ है, क्योंकि पहला हक मेरा बनता है, क्योंकि मैंने बोला था, बिग बाजार भी मेरे को हाँ बोला था, ऊपर से मेरा ऑलरेडी स्टेक है। तो विदाउट माई परमिशन या विदाउट माई कंसेंट, एटलीस्ट कंसेंट तो ले लेते। बिग बाजार अपना बिजनेस रिलायंस को कैसे बेच सकते, इसका कोर्ट केस अभी भी चल, इसका कोर्ट केस अभी भी चल।
तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ कंपटीशन रिलेटेड मैटर चलता है। जैसे मानो गवर्नमेंट में काफी सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑक्शंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट मर्चेंट है, एक एक भैया खड़ा है ना, उसको चाबी दे देना। जैसे मानो फॉरेस्ट का या गवर्नमेंट का किसी का ऑक्शन हो रहा है, या रेलवे का कोई टेंडर बोला है। जैसे रेल को कहीं पर कुछ काम करना है, मान की मेरा रेलवे है, जैसे मेरा तो नहीं होगा, सरकार का रेलवे है, ठीक है। अब मैं मान की मैनेजर हूँ, ठीक है, जो कहीं पर भी रेल का लाइन बिछाऊंगा। अब ये काम मैं तो नहीं करूंगा, मैं किसी को बोलूंगा कि भाई तुम लोग बीट करो, ये काम कौन करके देगा। अब क्या करता है, जैसे मानो कुणाल या फिर तुषार या फिर क्रिश या फिर शुभंकर, सब अलग अलग बिजनेसमैन, लेकिन ताकि ये काम ना आप लोगों को ही मिले, ठीक है, इसलिए क्या करता है कुछ लोग ना, पहले से ही गवर्नमेंट का जो बिडिंग प्रोसेस है उसको ना, मैंने बिडिंग प्रोसेस को रोक देता है। मैंने कैसे, गवर्नमेंट बोलता है कि इस काम को करने के लिए, से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक बेस लगाया, इसको करने के लिए हम लोग 3 करोड़ का बजट बना रहे हैं। अब जो भी इस काम को विद इन 3 करोड़ जो सबसे कम में बेस्ट करके देगा, वो काम उसको दिया जाएगा। अब तुम लोग ना बहुत बदमाश हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट तो एक ओपन मार्केट में बीड को दिया है, तुम लोग ना पहले से जानते थे कि गवर्नमेंट को, लेकिन तुम लोग क्या चाह रहे हो कि गवर्नमेंट से ज्यादा पैसे तुम लोग ले लें। तो तुम लोग ना पहले से ही ना मार्केट में एक मैनिपुलेशन करके रखे कि भाई हम लोग ना 3 करोड़ का बजट है ना, 2,80,000 का बजट बनाते हैं, और ये 2,80,000 ना 4-5 जन मिलके ना पैक्ट हो जाते हैं। सरकार कुछ भी करे, इससे नीचे तो उनको ना मिले, एंड दिस इज रॉन्ग। तुम कैसे पैक्ट हो सकते हो, ओपन मार्केट है, इंडिविजुअली करो, लेकिन ये जो पैक्ट हो जाना, ठीक है, एक्चुअली तुम लोगों में से किसी ना किसी को इंडिविजुअली बीट करना चाहिए। ये तो तुमको मिलेगा, तो उसको मिलेगा, तो उसको मिलेगा, लेकिन तुम लोग ना अपने ही बीच में बदमाशी करो सरकार के साथ। सरकार ओपन मार्केट में अपना डिमांड सप्लाई गैप के ऊपर डिपेंड करके वो दाम को कम बेसी करके जिसको ठीक लगेगा देगा। लेकिन सरकार जब मार्केट में देखने जा रहा है, तो देख रहे भी 2,80,000 के नीचे कोई काम करने को रेडी नहीं है, इनको खेलने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बिजनेस फील्ड में मैनिपुलेशन कर चुके हो, एंड दिस इज अगेंस्ट कॉम्पिटिशन। कोई बड़ा कंपनी किसी छोटा कंपनी को बिजनेस नहीं करने दे रहा है, हर जगह में अपना बिजनेस में दिमाग लगा रहा है। अरे भाई, हर फील्ड में अगर बड़ा बड़ा बिजनेस आ जाएगा तो फिर छोटा बिजनेस क्या करेगा। हाँ, जिस फील्ड में छोटा बिजनेस कुछ कर नहीं सकता वहां बड़ा बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पर छोटा बिजनेस का जगह है वहां पर बड़ा बिजनेस को आने नहीं देंगे। देखो, हर बिजनेसमैन चाहेगा कि मेरे अंदर हाथ में पूरा इंडिया आ जाए। रिलायंस भी चाहेगा कि वो चाहे तो पूरा इंडिया में अपना कंपनी खोल ले, हर चीज में अपनी दुकान लगा ले। अदानी भी चाहेगा तो हर चीज में अपना दुकान खोल लेगा। टाटा भी चाहेगा तो हर चीज में अपना दुकान खोल सकता है, बिरला भी कर सकता है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि एक सर्टेन लेवल तक करे, या फिर एक सस्टेनेबल, सस्टेनेबल माने क्या, कि मानो कि मैं बड़ा बिजनेसमैन, फैक्ट्री मैं ही बना सकता हूँ, लेकिन मेरे काम के ऊपर डिपेंड करके अगर 1,000 लोगों को बेनिफिट हो सकता है तो फिर इट्स ओके। बट जहां पर छोटा बिजनेसमैन भी वो काम कर सकता था, वहां पर बड़ा बिजनेसमैन जाके क्या प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। फैक्ट्री से फॉर एग्जाम्पल टाटा ही फैक्ट्री बनाएगा। मानो मानो कि आज मैं टाटा हूं, मैं अगर गाड़ी का फैक्ट्री लगाता हूँ नैनो का, तो उसके ऊपर डिपेंड करके मानो तुषार का इंजन का फैक्ट्री है, मैंने वो इंजन बनाता है। मानो इसका सीट का फैक्ट्री है, वो जो गाड़ी के अंदर जो सीट वगैरह बनता है। मान के तेरा जो है स्टेयरिंग, जो ऊर्जा पुर्जा होता है ना, उस चीज का फैक्ट्री है तेरा। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम लोगों का भी फैक्ट्री चलेगा, इसको एंसिलरी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर टाटा गाड़ी बना के कोई दिक्कत नहीं कर रहे, यहाँ पर टाटा गाड़ी बनाएगा तो अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली हजारों लाखों लोगों का फायदा है, इसमें नो इशू। लेकिन टाटा अगर कोई ऐसा काम करना चालू कर दे जिसके कारण कि तुम लोगों का छोटा मोटा काम भी मैं ही ले लूं, इंजन भी मैं ही बनाऊं, सीट बेल्ट भी मैं ही बनाऊं, ठीक है, स्टीयरिंग भी मैं ही बनाऊं, तो फिर तुम लोग क्या करोगे। बात समझ में आ रहा है सर। तो अगर मार्केट को कोई बड़ा कंपनी चाहे ना डिस्टर्ब कर सकता है, उनके पास इतना पैसा है कि वो डिस्टर्ब कर सकता है।
लेकिन पॉइंट इज दैट कि इसमें गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि मार्केट डिसरप्ट ना, वी नीड अ बिग प्लेयर, विदाउट बिग प्लेयर बिजनेस ना नहीं हो सकता, लेकिन देखना है कि मैक्सिमम बेनिफिट है कि मिनिमम बेनिफिट है। इसके लिए कंपटीशन कमीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नहीं तो ऐसे बड़ा हाथी कोई भी छोटा छोटा बच्चा बच्चा चीज को खा लेगा। जैसे वो एक तालाब में बड़ा मछली होता है, वो छोटा छोटा मछली को खा लेता है ना सर। तो फिर अगर हर बड़ा मछली छोटा मछली को खा लेगा तो छोटा मछली तो बढ़ी नहीं पाएगा, तो तालाब में क्या एक अकेला ही बड़ा मछली रहेगा क्या? और एक मछली खा के कितने लोगों का ये चलेगा? क्योंकि अल्टीमेटली एक ओवरऑल इकोसिस्टम बरकरार रखना है ना। एक कंपटीशन कमीशन का काम यही है कि ओवरऑल बिजनेस का जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करना। बात समझ में आ रहा है? अब कोई न्यूज चैनल इसके बारे में तो बताता नहीं, और अगर बताएगा भी ना कोई देखेगा नहीं। नहीं बताना चाहिए ना, ये भी तो न्यूज है। प्रॉब्लम क्या है ना, स्पाइसी है। प्रॉब्लम है कि इंडियन जनता जो है ना, वो उस लेवल का सोच नहीं पाती। अभी भी जो आम आदमी है, ये उस लेवल का थॉट प्रोसेस नहीं है उनके पास। एक बिग बाजार अमेजन का इशू के ऊपर डिपेंड करके, अब से तो शेयर की बात कर रहा था, क्या हुआ? तो गाड़ी का ठीक है। बिग बाजार का शेयर का नाम क्या है? फ्यूचर रिटेल, ठीक है, फ्यूचर रिटेल। ये बिग बाजार का कंपनी का नाम है, इसी नाम से बिग बाजार लिस्टेड है। अभी देखो इसका बिजनेस पे ट्रेड नहीं होता है, देखो इसलिए पूरा ग्रे है, दिख नहीं रहा है तेरे को? हाँ, पूरा ग्रे है, मैंने एक्चुअली ये बंद हो चुका है, अब 3 टका दाम है इसका, देखो जो पूरा जीरो बना हुआ है। हाँ, कभी कभी कोई अपने ही बीच में शेयर परचेज सेल कर रहा है, लेकिन 5 साल पहले देखो, एक टाइम पे 2018 15 16 में एक शेयर का दाम 600 टका था। लेकिन आज बिग बाजार बंद हो गया, कंप्लीटली गायब हो गया। अच्छा, ये बिग बाजार का जो ये प्रॉब्लम है ना, कि 2019 से ही हम लोग को पता है। तब में से काफी लोगों का शेयर, बिग बाजार का शेयर था। तो हमने उनको क्या बोले कि अगर बिजनेस का ये सिचुएशन है तो बाहर निकल जाओ, जो भी है सेल करके बाहर निकलो, क्योंकि बाद में तुम सेल भी करने जाओगे ना तो तुमको बायर नहीं मिलेगा। सेल किसको करोगे? है ना? बिजनेस ही नहीं तो बेसिकली तुम्हारा लॉस हो जाएगा पूरा पैसा। तो जब ये 2019 में ही पता चला 400 450 के दाम पे, उसी टाइम पे मैं काफी सारे स्टूडेंट को क्लास में भी बोल दिया था, अगर किसी का भी फ्यूचर ग्रुप का शेयर है चुपचाप निकलने बोलो, क्योंकि कंपनी का हालत बहुत खराब है। ये पता लग गया था। मैं तो इसको 2015 से सोच पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम होने वाला है। सर कैसे? कोई ऊपर वाला आके आपको बोला था क्या? नहीं सर, बिग बाजार अपना मॉडल नहीं चेंज कर रहा था। मैं मैम को हमेशा बोलता था कि इतना ऑनलाइन कंपनी आ रहा है, बिग बाजार का इतना स्टोर है, ये लोग ऑनलाइन क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके पास तो इतना स्टोर है, ये तो किसी भी जगह से ऑनलाइन को प्रोमोट मैंने इजीली टैकल कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है? मैम को बोलते थे, मेरे को क्या, मैम कभी कभी गुस्से में बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बिग बाजार में जाते थे, जरूरत का चीज खरीदते थे, तो मैं बोलता था बिग बाजार का प्रोडक्ट अच्छा भी होता है, तो बिग बाजार क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन बाद में जब कोशिश किया ना, उतने दिन में फ्लिपकार्ट अमेजन का पूरा मार्केट भर गया पूरा। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये एक न्यूज, ये भी एक न्यूज है। अच्छा, ऐसा नहीं कि न्यूज होता नहीं है, न्यूज है। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर चैनल ही दिखाते हैं, जैसे कि एनडीटीवी प्रॉफिट, है ना? अब आप लोग देखते नहीं हो ना सर, सीएनएन एनबीसी बिजनेस चैनल, जी प्रो, जी बिजनेस, देखा करो। आगे से ये सब चैनल देखना, समझ में आए ना आए, दिन में आधा घंटा 45 मिनट ओपन करके रखो, क्या बोल रहे सुनो, समझ में आ रहा है सर? हैबिट करो, आदत काम आएगा सर। आज आदत करोगे, कल यही चीज, क्योंकि यहाँ पर ना मल्लू है, मल्लू पैसा, पैसा बचाना, पैसा कमाना, दोनों इसमें से सीख जाओ। ठीक है, एनडीटीवी प्रॉफिट, जी बिजनेस, जो भी आपको बिजनेस न्यूज रिलेटेड न्यूज चैनल मिले, फॉलो करो। तो पॉइंट इज दैट कि बिजनेस वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। ठीक है सर? अब ये कंपटीशन कमीशन, अच्छा, और अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है? IRDAI। ये कौन है सर? बोलो, फुल फॉर्म क्या है?
इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका क्या काम है? इसका काम है हमारे देश में इंश्योरेंस कराना लोगों। इंश्योरेंस क्या है बोले तो? इंश्योरेंस एक डर का बिजनेस। किसका बिजनेस? डर। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये क्या पीना चाहिए? इसलिए माउंटेन ड्यू नहीं, इंश्योरेंस करना चाहिए। आजकल वो कपिल शर्मा है ना, पॉलिसी बाजार का ऐड दे रहा है, मैं देख रहा था। तो वो तो गजब ही, ऐसे तो वो कॉमेडियन है, ठीक है। तो पॉलिसी बाजार का ऐड देता है। ये पॉलिसी बाजार भी तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का ही काम करता है। तो पॉलिसी बाजार का एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कर रहा है, एक फोटो लगाया, फोटो फ्रेम। उसमें पहले एक जैसे मरा हुआ का फोटो होता है ना, जो इंसान चला के उसमें माला चढ़ता है, तो ऐसा करके चुपचाप खड़ा हुआ है, माला लगा हुआ है, तो फिर 2 सेकंड में निकल जाता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब फोटो में माला माला चढ़ता है। इसलिए पॉलिसी बाजार में आओ और 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब फोटो में माला चढ़ता है। लगा दिया ना डर। अब देखो तुम लोग तो यूथ हो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। डर उनको लगता है जो मेरे एज में आ जाते हैं या थोड़ा और ज्यादा हो जाए, 40 के बाद से स्पेशल डर लगना चालू होता है। जब तक खून गर्म है डर नहीं लगता, खून ठंडा पड़ेगा तो डर लगेगा। ये सिस्टम है सर। अच्छा, डर किसका? अपना डर। हाँ, एक अपना भी डर होता है, लेकिन सबसे बड़ा डर फैमिली का होता है कि अगर मेरा कुछ हो जाए मेरे फैमिली का क्या हो। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, ताकि आप अपनी फैमिली को प्रॉब्लम से उद्धार कर पाओ। मैंने बेसिकली और कुछ नहीं। आज आप प्रीमियम भरते रहोगे, ठीक है, 1000, 10,000, 5,000 एज पर योर बजट। आप क्या चाहते हो उसके ऊपर कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को कितना पैसा मिले। 1 करोड़ मिले कि 2 करोड़ मिले, 10 लाख मिले कि 50 लाख मिले, एज पर दी नीड देयर इज ए इंश्योरेंस। सबसे पॉपुलर कंपनी का नाम क्या है? LIC है, जो गवर्नमेंट का है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये जो इंश्योरेंस के नाम पे हम आप सब पैसा डालते हैं ना, इससे हम सबका सेविंग्स होता है, लेकिन ये सेविंग्स हमारे जिंदा रहते रहते कोई काम नहीं है, मरने के बाद काम आता है। और ये कंपनी चलता है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये कंपनी अपने जिंदा रहते रहते इस पैसे का यूज करते हैं। डरो तुम, कमाए हम। सर कैसे? सर इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, जैसे मानो कि हम लोग LIC में पैसा दिए ना, प्रीमियम भरते गए भरते गए, अब ये पैसा मैं कब मरूंगा फिर जाके कंपनी मेरे को रिडीम करेगा, है ना। मेरे मरने के बाद ही ना रिडीम करेगा, मरने से पहले तो रिडीम नहीं करेगा। हाँ, आजकल कुछ पॉलिसी, हाइब्रिड पॉलिसी भी आया है कि मरने के पहले भी कुछ सेविंग्स की तरह पैसा दे रहा है, वो अलग चीज। हाँ, 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 वो अलग अलग होता है, लेकिन आजकल कंपनी इस तरह का हाइब्रिड मॉडल भी बना है कि मरने के पहले भी कुछ पैसा तुम्हें मिल सकता है, इस तरह का मॉडल, वो अलग बात है, और उस पर नहीं चलता है। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये इंश्योरेंस कंपनी, नॉट जस्ट की LIC। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना इंश्योरेंस कंपनी है। चलो मैं भी थोड़ा पॉलिसी बाजार का फ्री में ऐड करा देता हूँ। इसका शेयर भी है पॉलिसी बाजार में। क्या नाम है शेयर का इसका? चलो शेयर का दाम बाद में देखेंगे, पॉलिसी बाजार पे चलते हैं। पॉलिसी बाजार .com। सर IRDAI समझाना है कि पॉलिसी बाजार समझाना? सर समझाना तो IRDAI है, लेकिन IRDAI करता क्या है वो समझाने के लिए मैं आपको मॉडर्न मेथड यूज करके, कि आपको डायरेक्टली पॉलिसी बाजार में लेके आ गया। ये देखो मैं बोला था ना, ये देखो कौन है ये, था ना कपिल शर्मा। हाँ सर। इन्वेस्ट 10,000 पर मंथ एंड गेट 1 करोड़ ऑन मैच्योरिटी। सर ये सब लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड है, बिना समझे मत मत दे देना। 10,000 पर मंथ देके फिर सोचोगे 1 करोड़ मिल जाएगा। ये सब लाइफ इंश्योरेंस है, इसका अलग कंडीशन है। अच्छा, ये देखो कितना तरह का इंश्योरेंस होता है, और हाउ मेनी कंपनीज आते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट। पी रेशियो नेगेटिव में चल रहा है। अभी इसका बिजनेस में थोड़ा सा समय लगेगा, ये सब न्यू टाइप ऑफ बिजनेस है।
फैमिली इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ 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 टर्म इंश्योरेंस, ये रहा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस है, कंपनी का डिटेल्स कहाँ मिलेगा? अदर इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, कंपनी डिटेल्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये देखो कंपनी का नाम देखो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आई प्रोटेक्ट स्मार्ट, टीवी में ऐड भी देखते हो, एचडीएफसी लाइफ, सर उठा के जियो, है ना, मैक्स लाइफ, ठीक है, ये सब टीवी में देखते हो आप लोग, ठीक है, मैक्स लाइफ, ठीक है, दे आर सम ऑफ द फेमस कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस बेचता है प्राइवेट में, गवर्नमेंट में भी होगा जैसे एलआईसी है, ठीक है। तो ये देखो 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का, 3.5 करोड़ का। अब खेल क्या है, मैं आपको खेल समझाता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, डर दिखा के हमसे पैसा लेता है। अच्छा वो कुछ गलत नहीं करता है, ये हमारा ही डर है जो हमें उनके पास पहुंचाता है। उनका क्या है, वो तो बस डर दिखाते हैं, उनका काम ही है डर डर दिखाना। लेकिन अल्टीमेटली ये पूरा इकोनॉमी को चला लेता है इंश्योरेंस के थ्रू से। सर इंश्योरेंस के पैसे के साथ इकोनॉमी का क्या कनेक्शन है ना, जोर का कनेक्शन है। हम आप लोग प्रीमियम भरते रहते हैं ना, तो इंश्योरेंस कंपनीज के पास पैसा भरता रहता है। एलआईसी के पास कितना पैसा है देखना चाहोगे? एलआईसी सरकारी कंपनी है, इसके पास देखो, इसका रेवेन्यू है, कितना रेवेन्यू है, 7,84,889 करोड़, अप्रोक्स 8 लाख करोड़ है सिर्फ एलआईसी का रेवेन्यू। कोई 1000 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, 8 लाख करोड़। इसका वैल्यूएशन है 98 बिलियन। आई थिंक इन वर्ल्ड में बहुत सारा कंट्री होगा जिसका जीडीपी इतना नहीं। सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग। इसका इनकम देखो सर, ये तो रेवेन्यू है, मैंने बेसिकली इनके पास प्रीमियम जमा पड़ता रहता है, उसी को रेवेन्यू में दिखा रहा है। अच्छा प्रीमियम जमा पड़ने से इनकम नहीं होता है। कंपनी का लॉस, इसका भी देखो, इंश्योरेंस बिजनेस का भी अपना एक टाइप्स है। जब एक्सीडेंट होता है तब पेमेंट करना पड़ता है ना, तो वो उसका खर्च, मैंने एक्चुअली वही उसका ऑब्लिगेशन है, और बाकी जो रह जाए वो उसका इनकम। तो अभी अगर तुम एलआईसी का इनकम देखोगे तो अभी इसका ऑपरेटिंग इनकम है 41,000 करोड़, नेट इनकम है 37,997 करोड़, मतलब अप्रोक्स 40,000 करोड़ का इनकम है इसका। 40,000 कोटी টাকা इनकम, लाख का रेवेन्यू, এটা रेवेन्यू প্রচুর है। मैंने आपको बोलेगा सर 8 लाख करोड़ में इनकम इतना, सर एक्चुअली देखो ये अपना सारा पैसा रख नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरे का ही पैसा है। अब इंसान तो मरेगा, बाइक का एक्सीडेंट भी होगा, फायर इंजन आग लगेगा, तो लोगों को देना पड़ता, लेकिन डर के मारे लोग देता बहुत, बहुत देता है। तो इनके पास पैसा जमा बहुत होता है, और उस पैसे को ये क्या करता है, मार्केट में इन्वेस्ट भी करता है, पूरा पैसा नहीं, पार्ट पार्ट करके स्टॉक मार्केट में डाल देता है, म्यूचुअल फंड में दे देता है, इवन सरकार की जरूरत में गवर्नमेंट को भी दे देता है। पूरा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा लेके दे दिया, एक सर्टेन परसेंटेज। एलआईसी रिसेंटली अपना सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर स्टॉक मार्केट में डाल, करीब 2-3% शेयर मार्केट में दिया, उसका ही वैल्यूएशन कितना, आई थिंक 30-40 हजार करोड़ का होगा टोटल वैल्यूएशन का। एसेट देखो कितना है एलआईसी के पास, कितना है रे, 570 बिलियन का एसेट है इसका। समझ रहे हो सर? इंश्योरेंस, अब ये पूरा इंश्योरेंस सेगमेंट को चलाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने, इसका जो मेन डिपार्टमेंट है, मैंने जिसके थ्रू से इसका नियम कानून, इसका लॉ फिक्स होता है, उसको आईआरडीआई कहते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे और बताऊँ, ये तो बस अभी डेमो में ही, मैंने ओवरव्यू में ही इतना सारा बात हो जाए कि इंश्योरेंस कंपनी चलता कैसे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर? ये देखो, ये जैसे ही मैंने इंश्योरेंस ओपन किया, यहाँ पर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसमें IITI का भी डिटेल्स रहता है। अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं और से देखें। ठीक है, मैं आता हूँ। चाहिए हो गया IITI, मैंने ये बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा, मतलब इंडिया में जो पैसा का फ्लो होता है ना कैपिटल मार्केट में, उसका एक बहुत बड़ा फ्लो सिर्फ इंश्योरेंस के थ्रू से है। शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, बहुत पैसा डालते हैं। तो ये जो भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैंने आपको अभी बोला, इसको नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। माने गवर्नमेंट इनको चलाने के लिए फंड, माने सॉरी, गवर्नमेंट फंड देता होगा, बट ये किसी को फंड नहीं देता। जैसे फॉर एग्जांपल, ना तो ये पब्लिक से पैसा लेता है और ना ही ये पब्लिक को पैसा देता है। जैसे ऐसा कभी सुना है कि RBI जा रहा है पैसा उठाने आम आदमी को, कि हम RBI जा रहे हैं पैसा लेने? या कभी ऐसे सुनियो कि RBI किसी को लोन दे रहा है? आम आदमी को नहीं देता, RBI बैंक को लोन देता है। वो अलग चीज है, मैं आता हूँ। सेबी, जो पूरा शेयर मार्केट को चलाते हैं, सेबी के बारे में क्या बताऊं आपको? चलो थोड़ा उसके लिए सेबी के साइड में जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो देख चीज, देख 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 ये सब और यहाँ पर देखते रहो। देख सेबी, अब सेबी के साइड में मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाऊंगा, ज्यादा ऐसे तो बहुत कुछ है, अब सारा चीज थोड़ी ना अभी दिखा सकता हूँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको एक चीज बता। देखो यहाँ पर एक फाइलिंग बोल के बटन दिख रहा है। अब यहाँ पर जाके आप अगर चाहते हो कि हमारे देश में देखो म्यूचुअल फंड कंपनी कौन आ रहा है, उसको भी पता है सेबी। म्यूचुअल फंड छोड़ो, मैं आपको ना पब्लिक इशू दिखाता हूँ। क्या लिखा है? रेड हेयरिंग डॉक्यूमेंट फाइल्ड, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद ROC। सर ये क्या है? चलो समझा देते हैं। जैसे रिसेंटली मामा अर्थ का शेयर लिस्टेड हुआ ना, मामा अर्थ रे, टीवी में ऐड बहुत आता है ना, बालों का तेल के लिए मेनली फेमस हुआ था। ठीक है, तो ये मामा अर्थ जो कंपनी है, इसका नाम है मोनासा कंज्यूमर लिमिटेड। समझ रहे हो? सेलो, सेलो का तो जानते हो, सेलो का प्लास्टिक वेयर बहुत सारा बनता है। सेलो पेन भी होता है, सेलो का ग्लास वेयर, फिर तुम्हारा हॉटपॉट टाइप्स का स्टेशनरी प्रोडक्ट होता है ना, बहुत सारे चीज होते हैं सेलो। और भी काफी कंपनी देखो यहाँ पर लाइन लगा के रखा है। ये कंपनी इधर क्या कर, सर जिसे भी स्टॉक मार्केट में आना होता है सेबी के थ्रू से ही आना। बिना सेबी के बिना स्टॉक मार्केट में कंपनी का आना नामुमकिन, असंभव। सेबी परमिशन देता है तभी वो पब्लिक से पैसा ले सकता है, नहीं। जैसे ये होना सा कंज्यूमर लिमिटेड, इसका प्रोस्पेक्टस ओपन करो, ये देखो मैंने ओपन कर लिया, अभी ओपन हो जाएगा। अभी देखो ये प्रोस्पेक्टस, इसमें ये आप लोग ना, जब आप लोग इंटरमीडिएट में आओगे ना, मैं आप लोगों को कंपनी लॉ पढ़ाऊँ, तब मैं आपको ये सब पूरा डॉक्यूमेंट्स पढ़ाना सिखा दूंगा। और ये सब एग्जाम में आता है, कंपनी लॉ का पार्ट है, देखो। मजाक नहीं कर रहे सर, आप लोगों को लगता होगा सर ज्यादा बोलता है। ये देखो क्या लिखा है, Section 32 ऑफ द कंपनी एक्ट, दिख रहा है? हाँ, जो कुछ भी है एज पर कंपनीज एक्ट है। और इधर देखो किसका साइन है, कंपनी सेक्रेटरी। इसके बिना ये डॉक्यूमेंट फाइल ही नहीं हो सकता। यही मेन पर्सन है जो इसको ड्राफ्ट करता है। अंदर जो भी फाइनेंशियल डेटा है ना, उसको चार्टर्ड बनाता है, ऑडिटर बनाता है। ऑडिटर का अप्रूवल चाहिए होता है, चार्टर्ड या CMA का फाइनेंशियल रिपोर्ट में काफी बड़ा रोल प्ले होता है। और आप लोगों में, आप लोग जैसे ही जो कॉमर्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ऐसे कंपनी में जाके काम करते हैं। ये देखो ये लोग कौन है, बुक रनिंग लीड मैनेजर, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी, या इनको आप मार्चेंट बैंकर भी बोल सकते हैं। मैंने मामा जाज को जितना पैसा का जरूरत है, वो पैसा को मार्केट से रेज करने का जो काम है वही करता है। आप लोग जो अकाउंट्स में, कंपनी अकाउंट्स में जो एंट्री करते थे कि कंपनी को इतना पैसा चाहिए, फिर आप लोग कैसे करते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, फिर फाइनल कॉल, कॉल मनी का डेटा निकालते थे। फिर अगर कंपनी ने कोई पैसा दे के फिर बाकी नहीं दिया तो फॉर्फीचर का एंट्री करना, इसी का तो करते थे। नहीं समझे? यही चीज है।
सर यहाँ पर लिखा कहाँ है कि मोहम्मद सर को कितना पैसा चाहिए, दिखा देता हूँ उसको। ये देखो, टोटल इतना शेयर है जिसका वैल्यूएशन बता रहा है 17,014 मिलियन, 17,000 मिलियन, 1,700 करोड़ समथिंग, 17,014 मिलियन। अब इसको रुपीस में कन्वर्ट कर लो, कितना होगा? 170 करोड़। कत হচ্ছে देख तो, 17014 मिलियन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखो। 17,000 जीरो था, मैं दे देता मिलियन। होना सा कहाँ चला गया होना सा? 15,000, 1,500 करोड़ इन रेवेन्यू नहीं, ये नहीं। चाहिए कितना, चाहिए कितना, चाहिए कितना? বেসিস কত অ্যামাউন্ট হচ্ছে? এন্টায়ার পাবলিক অফার অফ কোম্পানি অফার ফর 41.2 লাখ ইকুইটি শেয়ার অফ সেলিং শেয়ার হোল্ডার অফ ফ্রেশ অফ इक्विटी शेयर ऑफ अप टू 365 करोड़। अच्छा, ऑफर फॉर सेल माने कंपनी के पास जो पुराना शेयर होल्डर है वो 41 लाख इक्विटी शेयर सेल करके निकलना चाहता है, और जो फ्रेश इशू करेगा उसका 365 करोड़ का वैल्यू टोटल। इतना पैसा कंपनी को चाहिए। अब ये पैसा पब्लिक शेयर खरीदेगा तो कंपनी को मिल सकता है। अब इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अगर हो गया तो पता चलेगा। एग्जैक्टली देखा नहीं अभी तक इसको क्या मिला। आई थिंक कवर हो गया सर। अब मैं इसका अभी तक अपडेट नहीं लिया कि मिला कि नहीं मिला, आई डोंट नो। तो मैं कहना बस इतना चाह रहा हूँ आपको कि ये पूरा खेल जो है ना, ये सेबी का काम। इस पूरा मैटर को देखो, समझ में आ रहा है सर? अब नॉट जस्ट शेयर, जब एक म्यूचुअल फंड भी मार्केट में बन के आता है, ठीक है, तो उसका भी आपको यहीं पर डेटा मिलेगा। देखो स्क्रीन में देखो, ये देखो म्यूचुअल फंड्स, देखो उसका भी ड्राफ्ट है कि कौन सा म्यूचुअल फंड मार्केट में आएगा नहीं आएगा, उसका भी डेटा यहीं से निकलता है। खबर बाद में होता है न्यूज चैनल में या म्यूचुअल फंड कंपनीज के वहां पर बाद में होता है, पहले इधर होता है। ठीक है, कोई कंपनी बाईबैक करेगा, ठीक है, फिर देखो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड माने इंडियन गवर्नमेंट मानो किसी कंपनी को बोला यहाँ रोड बनाना है, यहाँ पर बिल्डिंग बनाना है, तो उसके लिए ना वो लोग बोरो करता है, तो उसका भी अगर कुछ इशू करना है वो भी इसी के थ्रू से होता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बॉन्ड या इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड, ये सभी एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है। या फिर म्यूनिसिपैलिटी का भी डेब्ट सिक्योरिटी होता है, कॉर्पोरेशन ना, अलग अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, उनको भी काम करने के लिए लोन का जरूरत है, तो वो भी डेब्ट इशू करता है। मानो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या विधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनका भी पब्लिक इशू करता है, इसको म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटी बोलते हैं। मैंने वेराइटीज काइंड ऑफ मनी रिलेटेड मैटर, उसको सिक्योरिटीज कहते हैं, और उस पूरा खेल को संभालने का काम है सेबी। तो सेबी क्या है समझो, ये कोई टीका नहीं है कि सेबी के ऊपर नोट लिख दो। 11-12 चला गया, 11-12 में ऐसे करते थे, सेबी का नोट लिखो, व्हाट इज सेबी, व्हाट हैज सेबी डन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेबी, पावर ऑफ सेबी, ठीक है, वो भी चलेगा। बट सर वो तो बस एग्जाम में लिखने के लिए, बट रियलिटी देखो क्या चीज है ये। अगर ये ना जाने तो फिर क्या जाने? समझ में आ रहा है? मेरा मानना है कि किताब में पॉइंट्स दिया रहता है, पॉइंट्स पढ़ के बिल्कुल याद करो, मैं उसमें आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद दैट। ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए, बट मेरा मानना है कि प्रैक्टिकली भी तो चीज को देखना चाहिए कि इस चीज का एक्चुअल यूज क्या है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग बिना यूज का, ऐसा नहीं कि स्कूल के सिलेबस में कुछ खराब चीज दिया है, प्रॉब्लम है कि सिलेबस को इलाबोरेट करके समझाते नहीं। स्कूल में जो तुम लोग बिजनेस स्टडीज या फिर कॉमर्स का जो पेपर होता है, आईएससी बोर्ड में कॉमर्स बोल के बुक होता है, और वेस्ट बंगाल बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में बिजनेस स्टडीज बोल के एक पेपर, उसके अंदर भी ये टॉपिक होता है।
मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ठीक है हम लोग सीए लेवल में या सीएस लेवल में पढ़ रहे हैं, थोड़ा ज्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, बट एटलीस्ट स्टूडेंट को बताओ तो सही क्या होता क्या है। बताने से क्या होगा ना, वो स्टूडेंट के मन में ना अपने आप ही ना क्वेश्चन अराइज करेगा, वो और जानने का कोशिश करेगा, जानेगा तब ना बच्चा पढ़ेगा। नहीं तो ना ज्यादातर माँ बाप के देखो ना सर पढ़ना ही नहीं चाहता। अरे पढ़ेगा कैसे, पढ़ के करेगा क्या वो तो बताओ, क्योंकि आसपास में तो सबको देख ही रहा है ना कि पढ़ के बैठा हुआ है। तो उसका दिमाग में यही कर पढ़ के वो कुछ नहीं कर पाया, वो कुछ नहीं कर पाया, वो कुछ नहीं कर पाया, मैं क्या कर रही। मान के तुम्हारा कोई घर पे बड़ा भैया है, मानो कि वो डिस्टिंक्शन होल्डर है, अच्छा डिग्री लिया है लेकिन कुछ जॉब नहीं मिली, मिला था चला गया, घर पे आके बैठा हुआ, फिर आपका डिमोटिवेशन चल रही, भाई वो इतना अच्छा पढ़ाई में था, मैं तो 50% में नहीं मिला, तो उसका अगर ये हालत है मेरा क्या हालत है, इससे अच्छे पढ़ाई नहीं कर। सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है, जानते हैं ना प्रॉब्लम क्या है, जो भैया जो भी है मैंने विथ ऑल रेस्पेक्ट टू डिस्टिंक्शन होल्डर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद देम, बट प्रॉब्लम है कि डिस्टिंक्शन होल्डर घर में क्यों बैठा है? अगर तुमको इतना कुछ आता है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। प्रॉब्लम है कि तुम्हारा नॉलेज बुक की है, इसीलिए तुम घर पे बैठो। बात समझ में आ रहा है सर? बुकिश नॉलेज का मार्केट में कोई काम नहीं। इसलिए कभी भी अगर कोई डिस्टिंक्शन होल्डर, गुड मार्क्स वाले, फर्स्ट क्लास वाले घर पे बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है या कोशिश नहीं कर रहा, इसका मतलब समझ लेना कि उसका जो पढ़ाई है ना, उसका बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड में वो डब्बा भरा, नॉलेज है उसको लेकिन वो सिर्फ किताबी नॉलेज, वो कभी भी उसको प्रैक्टिकली कोशिश ही नहीं। इसीलिए जब भी वो इंटरव्यू देने जाता है, ज्यादातर केस में कंपनी उसका, अरे क्या बोलेंगे उसको, मार्केट नॉलेज या सिक्स सेंस के कारण वो रिजेक्ट हो जाती है। कि भी तुम काम कैसे करोगे, तुमको तो पता ही नहीं कि कंपनी कैसे चलता है। अब क्या कंपनी तुमको सिखाएगा, आओ बैठो बच्चा मैं तुमको सिखाता हूँ कंपनी कैसे चलती है। कुछ तो इंसान को भी करना चाहिए ना कि मैं जा रहा हूँ काम करने, एटलीस्ट कंपनी कैसे चले उसका भी थोड़ा आदत जान तो ले। तो इंटरव्यूअर यही चाहते हैं कि आप अच्छा मार्क्स लेके जाओ ऑब्वियसली, बट साथ में अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी लेके जाओ। 140 करोड़ का देश है सर, सरकार के पास कंपनी चलता नहीं है, प्राइवेट कंपनी कोशिश कर रहा है, कंपटीशन इज वेरी हाई, उसके अंदर भी अगर कोई बोलेगा मैं सिर्फ डब्बा बनूंगा, तो फिर मुश्किल तो बढ़ेगा ना, नंबर लेके भी खराब लगता है, नंबर लेके भी बैठ जाता है, डिग्री लेके बैठ जाता है, क्यों बैठे? इफ आई हैव, अगर मेरे को नॉलेज है मैं कुछ तो करूंगा। और एक चीज क्या है ना, देखना हमेशा कंपनी बोलते हैं एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, ठीक है। मेरा मानना है कि अगर तुम कुछ अच्छा डिग्री लिए हो सकता है कि तुमको अच्छा मतलब पैकेज नहीं मिल रहा है, जो मिले वो करो, जो मिले रेलिवेंट फील्ड में, मानो तुम कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए, कुछ नहीं तो कम से कम किसी ना किसी साइबर कैफे में तो काम मिल जाएगा। अच्छा साइबर कैफे नहीं, जब एक छोटा सा कंपनी भी तो कोई तो आपको लेगा, हो सकता है कि आपको 50,000 नहीं देगा, 15,000 तो देगा, करो ना। घर में 2 साल बैठे से तो अच्छा है कि 15,000 में कहीं पर एक्सपीरियंस गैदर करे, और वो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको जब तुम मार्केट में जाओगे, क्योंकि इतना दिन में तुमको बिजनेस कैसे चलता है पता चलता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं अच्छा नहीं मिल रहा है बोल के कुछ लोग ना, इस कोर्स में इसका मतलब कुछ नहीं है एकदम बेकार है, फिर बैठे बैठे सोचता है करियर स्विच कर, कंप्यूटर साइंस छोड़ के चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने में। मैं से बहुत लोगों को देखा हूँ, तभी बोल सर आजकल ना ये सब लाइन बेकार हो गया, चार्टर्ड लाइन में बड़ा सैलरी मिल रहा है, ये पढ़ो। अब 24 ईयर्स एज में न्यूली करियर बिल्ड करने हैं। मैं बोलता हूँ कि 4 साल और लगेगा, नहीं नहीं सर, तो माँ बाप भी बोलते हैं नहीं सर, आप सपोर्ट करिएगा तो बोलो। सर मैं तो सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप लेने लायक कितना देर तक बैठे रहो? मैं तो सबको बोलूंगा मेरा सपोर्ट है, मैं कोशिश तो मैं तो चाहता हूँ मेरा हर बच्चा अच्छा रिजल्ट, लेकिन मैं बोलने से थोड़ी हो जाएगा, आपको भी तो रेडी रहना है एक्सेप्ट करने के लिए। 25-26 के बाद जैसे कोई मेरे दोस्त को मिल गया 50,000 का पैकेज का या 1 लाख का पैकेज का, मिल गया उसको, जेलसी चलो गए, उस जेलसी के चक्कर में आगे बढ़ ही नहीं पाता, अब तो वो मरेगा, फ्रस्ट्रेशन में मरेगा।
मैं बोलता हूँ पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, अरे मैं तो समझ रहा हूँ पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, फ्रस्ट्रेशन के कारण पढ़ाई नहीं हो, कोई आगे निकल जा रहा है मैं पीछे चला जा रहा हूँ, इस चक्कर में पढ़ो ही मत। सच बोल रहा हूँ सर, ऐसा ही तो होता है ना चारों तरफ। ये जो एनवायरनमेंट है ना, इस एनवायरनमेंट में मत पढ़ो, इस एनवायरनमेंट को इग्नोर करो, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है देखो ही ना, पूरा अपने काम पे फोकस करो, अपने नॉलेज पे फोकस करो, तुम जिस फील्ड में हो उसको एंजॉय करो, जहां तक जाना है वहां तक जाओ, कोई तुमको पीछे नहीं डाल सकता। लेकिन तुम अगर अपना थाली को छोड़ के सिर्फ दूसरे के थाली देखोगे ना, ऐसे कहावत है, बोलते हैं कि दूसरे के थाली में गुड़ ज्यादा मीठा लगता है, तुम्हारे थाली में भी गुड़ वही दिया था, फिर भी नहीं, उसके थाली में गुड़ ज्यादा मीठा। सर पढ़ाओ सर, अरे सर हो ना, थोड़ा बहुत बीच बीच में ज्ञान मारने का आदत है, इसलिए थोड़े। बोले जाते बहुत देर में ऑनलाइन वाले को पूछा कौन कौन है, उमीशा, साहिल, मानसी, बोलो सर, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ थैंक यू सर। अच्छा अब एक्सप्लेनेशन तो आगे और दूंगा सर, इंश्योरेंस के बारे में बोला, सेबी के बारे में भी हल्का आइडिया दिया, सीसीआई के बारे में भी बोला, आरबीआई के बारे में डिटेल्स में कुछ नहीं बोला, बट उसी में चालू करनी है। नाबार्ड के बारे में भी थोड़ा बोल देता हूँ, कौन है ये नाबार्ड साहब, बोलोगे फुल फॉर्म बोलो, नेशनल, बोलो सीधा हो जा, नेशनल, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ना, नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट। चलो देख लेते हैं एक बार, मैं भी थोड़ा सेव हो जाता हूँ। हाँ वो उसने जो बोला वही है, नेशनल बैंक, अच्छा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, यू आर राइट सुमित, आई एम रॉन्ग, नहीं जो ठीक मैंने गलत बोला तो गलत बोला है ना। तो ये क्या करता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, अच्छा करता क्या है, चलो बताओ काम क्या है इसका। गांव में, छोटे छोटे गांव में ना ये बहुत जरूरत है सर, इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इंडिया शहर में नहीं बसता है सर, इंडिया गांव में बसता है। हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ का है, इसमें से अगर तुम प्रॉपरली हिसाब करोगे तो हार्डली 40 से 50 करोड़ लोग ही शहर में रहते हैं, 100 करोड़ लोग गांव में ही रहते हैं। तो अगर इंडिया को डेवलप करना है तो किसका डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है, गांव का, लेकिन वो क्या रहा है, पैसा गांव में है कि शहर में, पैसा शहर में, इसलिए गांव का लोग शहर छोड़ के, गांव छोड़ के शहर आ रहा है। रिसेंटली एक एक यूट्यूब में एक बड़ा अच्छा सा एक वीडियो वायरल हुआ, तुम लोग भी देखे होंगे पर समझे नहीं, इसलिए स्क्रॉल करके चले गए। वायरल जब होता है तो सबको मोटा मोटी दिख ही जाता है, तो वो मेरे को बड़ा अटका, तो मैं उसको 2 बार सुना। तो एक शायरी होता है ना सर, तो एक शायर होता है ना, शायर जो कविता टाइप का होता है, किसी ने एक शायरी लिखा, इसी के ऊपर है, गांव के और शहर के बीच में ही है। तो शायर का जो लाइन है ऐसा है, शायर समझते हो ना, है ना, शेर बोलते हैं ना, तो बोलता है कि सड़क, सड़क को बोल रहे, सड़क तुम अब आए हो, सड़क को बोल रहा है कोई इंसान, सड़क तुम अब आए हो जब गांव के सारे इंसान शहर चले गए, सड़क तुम अब आए हो जब गांव के सारे लोग शहर चले गए, तो समझे। मैंने आजकल गांव साइड में भी ना रास्ता बड़ा अच्छा बना, बट प्रॉब्लम है कि गांव में कोई नहीं रहता। प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, सीरियसली, मेरा भी गांव में घर है, आई नो दैट, सड़क बड़ा बढ़िया बना है, चौड़ा चौड़ा सड़क, लेकिन मुश्किल है कि गांव में लोग ही नहीं है, सारे लोग शहर में आने के लिए पागल, जो अभी भी है वो भी आने के लिए पागल है, और हम लोग तो पहले आ ही चुके हैं। तो व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट इज दैट
कि अगर गांव का डेवलपमेंट गांव में हो जाता है तो उसको शहर में आने का जरूरत क्या है? सिंपल सा बात है। गांव में जैसे सुमित ने बड़ा अच्छा बोला कि सर ये गांव में जो भी छोटे छोटे एग्रीकल्चरल रिलेटेड इंडस्ट्रीज है उसको लोन देता है। तो नाबार्ड का काम ही यही है कि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाने में हेल्प करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। जैसे मानो किसी को मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बनाना है, मिल्क फैक्ट्री मतलब दूध का फैक्ट्री, ठीक है। किसी को जूट इंडस्ट्री बनाना है, किसी को कॉयर इंडस्ट्री बनाना है। कॉयर समझते हो? कॉयर क्या होता है? कॉयर 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 COIR कॉयर क्या होता है? नहीं कॉयल नहीं, कॉयर। अरे अरे सर, उसको हिंदी में क्या बोलता है? इंग्लिश में कॉयर ही बोलते हैं उसको। ये जो हम लोग बिस्तर में सोते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैंने जिद्दा को क्या बोलते हैं? मैट्रेस। मैट्रेस के ऊपर फोम होता है, ठीक है। बीच में कॉयर होता है जो बनता है सर नारकेल का जो पेड़ होता है, ठीक है, उसका जो छोबड़ा होता है ना, उससे बनता है। डॉक्टर बोलता है कि जो हम लोग का स्पाइनल में प्रॉब्लम होता है ना, तो बोलते हैं प्योर गद्दी में मत सोया करो, कॉयर मैट्रेस पे सोया करो। हम लोग इतना नरम गद्दी में सोते हैं पूरा शरीर अंदर घुस जाता है, फिर स्पाइनल में बैलेंस नहीं होता, वो प्रॉब्लम हो जाता है, रीढ़ की हड्डी इधर उधर हो जाता है। इसलिए डॉक्टर के पास जाओगे ना तो फिर आपको क्या बोलेगा? उसका भी ऑर्थोपेडिक मैट्रेस बोलता है। एक्चुअली पहले लोग कॉयर मैट्रेस पे ही सोता था, लेकिन बीच में इतना फोम ज्यादा हो गया, फिर आजकल बड़ा बड़ा कंपनी बिल्डअप हो गया, वो बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ कॉयर को भी यूज करते हैं, फोम को भी, एक इलास्टिक को मेंटेन कर रहे हैं, और ऑर्थोपेडिक मैट्रेस दे रहे हैं। 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख तक का भी दाम है। तो कॉयर का भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैंने नारियल का जो चोपड़ा होता है, उस चोपड़ा से कॉयर को डेवलप करता है। मैं दिखाता हूँ आपको कॉयर इंडस्ट्री। साउथ इंडिया में ज्यादा है क्योंकि उधर नारकेल का पेड़ ज्यादा है ना। ये देखो कॉयर मैट्रेस का प्राइस देख रहे हो? मैं कॉयर लिखने से ही दिखाया, कॉयर इंडस्ट्री। ये सब गांव का इंडस्ट्री है। किस चीज से बन रहा है? ये जो नारकेल का छोबड़ा आप लोग फेंक देते हैं ना, उससे बना है इतना बड़ा बड़ा कागज से। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना। इसी चीज से दड़ी बन, मतलब ऐसा रस्सी बन जाता है, ठीक है। बांग्ला में तुमने की बोली, दौड़ी बोली तो है ना, नारकेल दौड़ी, ठीक है। दौड़ी बने, इसी चीज से अलग अलग इस तरह का मैट्रेस बन जाता है। ठीक है, देखो ये यही चीज यूज होता है केरला कॉयर इंडस्ट्री, बूमिंग। देख रहे हो सर? ये देखो, ये वाला देख रहे हो? यूट्यूब वीडियो ओपन, हम लोग बाद में देख लेते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जिस गांव में जो बनता है, हर हर गांव का, इंडिया में हर गांव का अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो उसके बेसिस में इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो नाबार्ड वहां पर हाजिर हो जाएगा, ठीक है। नाबार्ड कोशिश तो कर रहा है, बट जिस हिसाब से कोशिश उनके तरफ से होना चाहिए, मेरा मानना है कि उतना भी नहीं हो रहा। ये मेरा मानना है, ठीक है। बाकी अगर आप जाओगे यहाँ पर, ये देखो एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर्स, व्हाट डू यू डू, यहाँ पर जाओ पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है। We are empowering rural India by making it financially inclusive with specially designed initiatives executed under our Financial Development and Supervision Department. Our all-encompassing initiative cover every crucial aspect of rural economy. Be it refinance support, उन्हें एक बार फाइनेंस करेगा, फिर उस पर रीफाइनेंस करेगा, ठीक है। मैंने बेसिकली आपको सपोर्ट देता रहेगा, आपका बिजनेस डेवलपमेंट में वो हमेशा आपके साथ रहेगा। यही इसका मेन पर्पस है, पैसे का कमी ना हो, काम करते रहने से। बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देता है, मैंने लो रेट, मैंने अगर मार्केट में बैंक लेता है 10%, 12% बिजनेस लोन, ये लोग 3%, 5% हार्डली। मैंने 100 रुपीज में 5 टका इनको वापस करना है, 3 टका वापस करना है। सो वेरी लो रेट। सो बहुत बड़ा काम करते हैं। तो मैं तो आपको हमेशा बोलूंगा कि आप लोग मैंने इंस्टीट्यूट की किताब से क्या पढ़ोगे, आप इनके साइड में जाके पढ़ लो। कल जाके आपको अच्छा आइडिया आएगा ना, तो आप गांव में चले जा सकते हो, वहां पर जाके जमीन खरीद लो, फिर कोई भी गांव रिलेटेड इंडस्ट्री डेवलप करो, और फिर अपना भी रेवेन्यू कमाओ, लोकल इकोनॉमी डेवलप करो, करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। गांव से भागो मत सर, गांव में ही सब कुछ है।
क्योंकि ये जो सिटी में कंक्रीट का जंगल है ना, कंक्रीट खा के इंसान नहीं जी सकता, कंक्रीट खाया नहीं जा सकता। ठीक है, फ्रूट्स का काम करो, ठीक है, सब्जी का वेजिटेबल्स का काम करो, पोल्ट्री का काम करो, पोल्ट्री मुर्गी जो होता है चिकन वगैरह का, ठीक है, ये गोट इंडस्ट्री कर सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ इंडस्ट्री हो सकता है। मैंने एनिमल हस्बेंड्री से लेके वेजिटेबल इंडस्ट्री से लेके मिल्क इंडस्ट्री से लेके ऑयल इंडस्ट्री, वेरियस काइंड्स ऑफ सुविधा अवेलेबल है। अब डिपेंड करता है कि लोग करेगा कि नहीं करेगा। गांव का लोग तो समझते ही नहीं है कि उनके पास क्या है। सीरियसली, गांव के लोगों को पता ही नहीं है उनके पास क्या है, वो गांव छोड़ के भागने का सोचते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, गांव का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। वो क्यों गांव छोड़ के क्यों भागना चाहता है? गांव में ना कभी भी, ज्यादातर गांव में 99% गांव ऐसा है, वहां पर ना तो पढ़ने का एनवायरनमेंट है। तुम पढ़ोगे तो कोई तुमको पढ़ने में उत्साह नहीं देगा। अगर कभी तुम कंधे में बैग उठा के थोड़ा सा कुछ अच्छे पढ़ने के बाद भी कर लोगे ना, चार लोग अगर तुमको ज्ञान ऐसा मारेगा ना, तो फिर दोबारा तुम उनके पास नहीं जाओगे। बड़े बड़े टीचर प्रोफेसर ही आपको डिमोटिवेट करेगा, ये करके क्या करेगा, ऐसा करके बोलो। हम तुम अगर कोई इनोवेटिव कुछ आइडिया लेके मानो एक इंडस्ट्री भी ओपन करोगे ना, तो भी तुमको छोड़ेगा नहीं। सर मैं 1 सेकंड वेट करो, मैं अभी आता हूँ, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। ओके सर, सब कनेक्टेड हो ना? तो ये रहा सर नाबार्ड का काम, तो इसका भी एक आइडिया लग गया। अब एक एक करके सबको समझना है, ठीक है, थोड़े डिटेल्स में जाना। जैसे सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है आरबीआई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखो, एक बड़ा अच्छा सा एक इकोसिस्टम समझाने की कोशिश किया है कि ये जो इकोनॉमी चलता है, बिजनेस मैंने ये जो सोसाइटी चल रही है, अच्छा कौन है किसी में कि नहीं, ये जो सोसाइटी रन होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माने बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर माने जो अल्टीमेटली बिजनेस को डेवलप करे। इसके माने कोर एरिया में ये लोग हैं। उसके बाहर कौन है? ऑक्सिलरीज एंड एड्स टू ट्रेड। बिजनेस करने के लिए हेल्प 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 कहाँ से आ रहा है? एड्स, एड्स माने हेल्प ना, ठीक है, एड्स टू ट्रेड एंड फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने जो या तो पैसा देंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से। मैंने देखो जैसे आरबीआई आपको पैसे तो नहीं देता है ना, सेबी भी आपको पैसे थोड़ी देता है, नाबार्ड देता है ना। तो कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा देके करता है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिना पैसे में भी आपको काफी सारा हेल्प करता है। जैसे शेयर मार्केट को अगर कोई प्रॉपरली मॉनिटर ना करता, तो हम लोग शेयर मार्केट में पैसा रखते हैं? नहीं रखते ना। अगर सेबी ना होता ना, खतरनाक हालत होता। जैसे रिसेंटली क्या हुआ है, आप लोग अगर वेस्ट बंगाल से हो, यहाँ पर मैक्सिमम वेस्ट बंगाल से है, सिर्फ क्रिश आसाम से हो। तो आसाम में भी हुआ है, आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, फाइनेंशियल स्कैम हुआ। देयर आर सर्टेन कंपनीज, नाम भी बता दे रहा हूँ आपको, जानना चाहिए लोगों को। और जो आप लोग जान रहे हो ना, ये सिर्फ आपका जानने का विषय नहीं है, घर पे माँ बापा को भी जानना चाहिए, बड़े को भी जानना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली पैसे के चक्कर में लोग गलती कर बैठते हैं। सबको लगता है यहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा,
वहां ज्यादा पैसा मिलेगा, और पैसा एक बहुत भयंकर ट्रैप क्रिएट करता है। क्योंकि सर पैसा का जरूरत सबको होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है। आप पढ़ने आए हो, आपको जरूरत नहीं है। आप अभी बच्चे हो, स्टूडेंट हो, लेकिन कल आपको भी होगा। माँ बाप को तो और होता है, फैमिली चलाना होता है। तो पैसे का क्राइसिस या तंगी नहीं होता है, ऐसा फैमिली नहीं है इंडिया। और इंडिया ऐसी एक मिडिल क्लास कंट्री है। ये तंगी है ना, तंगी बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ना, यही तंग में लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे एक कंपनी है शारदा स्कैम, मैं लिखता हूँ, शारदा ग्रुप फाइनेंशियल स्कैंडल। देखो किसका छवि आ रहा है, देख रहे हैं? क्या बोलूं सर, छोड़ो सर, क्या बोलूं, कुछ बोलना नहीं चाहिए। बड़ा स्कैम तो देखो हुआ क्या था। एक्चुअली इनमें से भी नहीं था, इसीलिए चक्कर हुआ। सेबी ना बार बार बोल रहा था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप प्लीज ये सब कंपनी को प्रमोट मत करो। बार बार बता रहा था कि प्लीज डोंट डू दिस। लेकिन कोई सुनने को रेडी नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, ये देखो ना कौन है, देखो कुणाल घोष का नाम देख रहे हो। ये कुणाल घोष अभी करंट वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है तृणमूल सरकार का, उसका मेन टीवी में बोलने के लिए उसी को फेस बनाया है कि जो भी कुणाल घोष बोलेगा वो टीएमसी का बात ही है। कुणाल घोष इसका डायरेक्टर था। और बाकी देखो सुदीप्तो सेन एंड देवजानी मुखर्जी। ठीक है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। अब कितना अमाउंट का स्कैंडल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये सारा पैसा लोगों से लिया, लोगों को ना रिटर्न देने के चक्कर में बोला कि भाई आप इतना डालो, मैं आपको उतना दूंगा। ठीक है, 20% 30% रिटर्न का लोगों को लोभ दिखाया। शारदा रियलिटी, शारदा एक्सपोर्ट, ग्लोबल ऑटोमोबाइल, शारदा मीडिया ग्रुप, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का लोगों को लोभ दिखाया कि हमारा पैसा यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया। लेकिन बेसिकली ये एक ट्रैप था। बिजनेस जब था ही नहीं, तो फिर लोगों से पैसा लिया क्यों? गवर्नमेंट को सब पता था, फिर भी किसी को रोका क्यों नहीं? सेबी बार बार बोल रहे हैं कि भाई ये कंपनी हमारे लिस्ट में नहीं है। ये लोग चीट फंड कंपनी है। चीट फंड को सेबी प्रमोट नहीं करता। चीट माने चीटिंग नहीं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ CHEAT चीट, और देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ CHIAT चीट। CHIAT चीट माने छोटा। तो ये बेसिकली छोटा फंड वाला कंपनी है। पॉन्जी स्कीम बोलते हैं इसको। लोगों को बनी पॉन्जी स्कीम क्या होता है ना, ये एक्चुअली पॉन्जी स्कीम मैंने, ये बंदा इनका नाम है पॉन्जी। इन्होंने, ये इटालियन बिजनेसमैन है, इन्होंने इस पॉन्जी स्कीम को डेवलप किया था कि लोगों को किस तरह से पॉन्जी स्कीम को कैसे डेवलप किया जाता है। मैं पॉन्जी में भी बात नहीं करूंगा क्योंकि चर्चा अलग हो जाए, कभी मौका मिलेगा तो पॉन्जी स्कीम समझाऊंगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हुआ है सर? Sarda Group financial scandal was a major political scandal caused by the collapse of Ponzi scheme run by Sarda Group, a consortium of about 200 private companies that was believed to be running collective investment scheme popularly but incorrectly referred to as cheat fund. बोला जा रहा था चीट फंड, चीट फंड कोई गलत नहीं है, बट चीट फंड के नाम पे पॉलिटिकल फेवरेटिज्म लेके ये एक अलग ही स्कीम चल रहा है, जिसका पैसा अल्टीमेटली फंडिंग पॉलिटिकल मैटर में ही जा रहा था। पब्लिक के अच्छाई के लिए कुछ नहीं हुआ। कितना अमाउंट का प्रॉब्लम हुआ है देखो। ग्रुप कलेक्टेड अराउंड 200 to 300 billion from over 1.7 million depositors before it collapsed April 2013। इसका आफ्टर मैथ क्या हुआ देखो। The state government of West Bengal, where the Sarda Group and most of its investors were based, instituted an inquiry commission to investigate the collapse. The state government also set a fund of 5 billion to ensure that low-income investors are not bankrupt. मैंने 300 बिलियन में से 5 बिलियन को कोशिश किया गया कि यार वापस दिया जाए पैसा। पता नहीं उनको मिला है नहीं, आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट। ठीक है, तो मैंने जो 5 बिलियन जो वापस दिया गया है वो बेसिकली स्मॉल वर्कर ग्रुप है, मैंने बहुत ही गरीब लोग हैं। ठीक है, लो इनकम ग्रुप। तो जस्ट इमेजिन कि लोगों का कितना पैसा लेके कितना बड़ा कॉन्सेप्ट किया गया। ये देखो, सेबी फर्स्ट कॉन्फ्रंटेड सर्वे ग्रुप इन 2009। देख रहे हो सर, ये देखो, adapted by opening up to 200 new companies to create more cross holdings, and this created an extremely complex tiered corporate structure to confront SEBI by hampering their ability to consolidate blame. तो सेबी बार बार बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को, भाई ये
ठीक नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है ना, ऐसा स्ट्रक्चर में कंपनी टिकता नहीं है, ये कंपनी नहीं है, कुछ और खेल चल रहा है, किसका पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है किसी को समझ में नहीं है। फिर भी कोई सुना ही नहीं, क्योंकि सबका इसमें योगदान है। नहीं तो इतना बड़ा स्कैंडल हो रहा है आंखों के सामने, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, बिल्डिंग ब्रांड, टीवी में ऐड आता था, बाप रे बड़ा बड़ा ऐड आता था। ठीक है, अब देख लो कोलैप्स हुआ। ठीक है, आफ्टर में रिएक्शन भी देख लेना, गवर्नमेंट का भी डेटा भी देख लेना। आसाम में हुआ है, मैं बोला ना, वेस्ट बंगाल बेसिकली बंगाल, बंगाली ओरिएंटेड रीजन में हुआ। आसाम इज ऑल्सो इज अ बंगाल ओरिएंटेड रीजन। आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, दीज आर द मेन एरिया जहाँ, क्योंकि ये सब बंगाली ओरिएंटेड एरिया ही है। यानी एक्चुअली असमीज लोग भी सिमिलर काइंड ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं ना, कल्चर भी ऑलमोस्ट मैच करते हैं, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसी एरिया में ज्यादातर होगा, मेनली ईस्टर्न पार्ट्स का ही ये स्कैंडल। सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में काफी सारा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा केस है, देखो ना, खत्म नहीं हो रहा है, विकिपीडिया का पेज खत्म नहीं हो रहा है। क्रिमिनल है ये, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इसमें हाईकोर्ट को भी बाद में ऑर्डर आया, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ऐसा एक एक नहीं है, शारदा वैली है, ये शारदा है, रोज वैली का भी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से काम करता है। तो ये जो फंडिंग हो या नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन हो, इसका मेनली काम है कि बिजनेस को प्रमोट करना, लेकिन इस तरह से डिस्टर्ब करना नहीं। तो सेबी का, मैं कहना क्या चाह रहा था कि जो नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो शायद आपको पैसा नहीं देगा, बट वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। अगर सेबी अपना काम प्रॉपरली करता है, आरबीआई अपना काम प्रॉपरली करता है, अच्छा आरबीआई में हम लोग पैसा रखते हैं क्या? लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे बैंक में पैसा रखते हैं, लेकिन बैंक में पैसा रख के हम लोग घर पे नींद ले लेते हैं ना, सो जाते हैं ना। आपका लाखों भी हो सकता है, करोड़ों भी हो सकता है, क्यों सो जाते हो? क्यों आंख बंद करके नींद अच्छा करते हो, क्यों? बिकॉज आपको पता है कि आरबीआई है। ये कॉन्फिडेंस इंडिया ने बिल्डअप किया। आपको बता दूं, सुन के प्राउड फील करोगे कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सिस्टम इंडिया का, और आपको इसमें प्राउड फील करना चाहिए। हो सकता है कि हम लोग मिडिल क्लास कंट्री है, हो सकता है यहाँ पर गरीब बहुत है, हो सकता है कि अभी भी हम लोग बहुत ही लो क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करते हैं कंपेयर टू डेवलप नेशंस, लेकिन फिर भी इतना अच्छा बैंकिंग सिस्टम वर्ल्ड वाइड डेवलप नहीं हुआ जितना अच्छा बैंकिंग सिस्टम इंडिया डेवलप। इतना लोगों का पैसा, इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगा, फिर भी एक देश के ऊपर एक आरबीआई डेवलप करके, उस आरबीआई को मेंटेन करके हम लोग आराम से सो जाते हैं। सर, 140 करोड़ एंड मोर देन दैट आबादी को मेंटेन करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसके लिए ऐसे तो इंडियंस को आदत हो गया है। जैसे जब हम लोग फॉरेन जाएंगे, वहां पे तो ट्रैफिक कंडीशन, तो जैसे मानो अगर आप यूरोप में जाते हो, या फिर अगर आप मानो अमेरिका साउथ नॉर्थ में जाते हो, वहां पर तो ट्रैफिक सिस्टम तो बहुत ही हल्का फुल्का होगा। तो जो लोग इंडिया में गाड़ी चलाना आता है, उनको वहां पर गाड़ी चलाने में दिक्कत होगा? राइडर हो गए, हाँ राइडर हो गए। तो जस्ट इमेजिन, ऐसा ही बात है कि जो इंडिया चला सकता है वो कुछ भी चला सकता है, और वो भी मूर्खों का 27 है। कितना अनपढ़ गंवार का भी करंट सिचुएशन, अनपढ़ लोगों तो भरा पड़ा है, इसीलिए तो पीछे मतलब स्लो हो जा रहा है हम लोग अभी। अगर हम लोग अनपढ़ बने, क्या डिग्री लेके भी अनपढ़, प्रॉब्लम ये है। डिग्री है पर कुछ पता नहीं है। जो शारदा में देखो ना, 200-300 बिलियन में जो नॉलेज, डिग्री वाले लोगों का पैसा डूबा था, अनपढ़ लोग तो 5 बिलियन ही होगा शायद, मैंने जो जिनका पैसा लौटाया गया। पढ़ा लिखा लोग ये सब ट्रैप में ज्यादा फंसे, मैंने एक्चुअली उनको, पढ़ा लिखा मैंने क्या, सोच लो आप। So point of contact, business facilitator help the business in several ways. Consider the following illustrative list. Freight forward, a person or a company who organize shipments for business firms to get goods from the manufacturer or product to market. इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रेट फॉरवर्डर। और ये क्या करेगा कि मार्केट से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर के घर पे पहुंचाए, कस्टमर और फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेट फॉरवर्डर नेटवर्किंग विद शिपिंग कंपनीज, एयरलाइंस,
रेलवेज, रोडवेज एंड ओरिजिनेशन, ट्रांजिट माने कहाँ से माल आएगा उसको देखना। बेसिकली क्या बोलेंगे, माने इनका काम है प्रोडक्ट को किसी भी तरह से मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचाना, ठीक है। फिर बिजनेस इंक्यूबेटर होता है, इनका क्या काम है, ये क्या करेगा, बिजनेस को ग्रो करने के लिए नेसेसिटी सपोर्ट देगा, फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल सर्विस। एंड अ बिजनेस एक्सेलरेटर हेल्प्स अ बडिंग बिजनेस। बडिंग माने बाट बने क्या होता है, फूलेर पूरी के अंदर बाट बनी ना, बडिंग। हाँ मैंने शुरुआत, मैंने अभी फूल फूटा है, मैंने अभी जस्ट फूल का क्या हुआ, खिल रहा है, ठीक है। मतलब बांग्ला में की बोली फूल फूटे से, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, खिल रहा है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे खिल रहा है, तो खिलता हुआ जो फूल है उसको बड़ा करेगा, उसको बोलते हैं बडिंग बिजनेस। हाँ ग्लोबिंग बोलो, जो भी बोलो अब, इंग्लिश लैंग्वेज है मेरे को नहीं पता, ऑक्सफोर्ड में जाके पूछ, ऑक्सफोर्ड नहीं तो डिक्शनरी बना है क्या, बोलो बहुत कुछ होना चाहिए आपको पता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंडियन का मतलब क्या था जानते हो, अभी हटा दिया। इंडियन का मतलब क्या, इंडियन का मतलब था जंगल में रहने वाला एनिमल काइंड ऑफ ह्यूमन, पिछड़ा हुआ जाति। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा हुआ था, 1920-30 तक ये डिक्शनरी में था, इवन 1950 तक था। अभी इंडिया में इंडियन माने इंडियंस जो इंडिया में रहते हैं इंडियन है। इसका प्रूफ देता हूं मैं आपको, अभी समझ में आ जाएगा। WWE देखते हो, अच्छा लगता है, उसमें वो जो दमदार बॉडी वाला जो लोग आगे एक दूसरे को मारता पीटता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेड इंडियन बोलते हैं। अमेरिका में एक जाति रहते हैं जो जिनका चेहरा ऐसा होता है, जनजाति, ऐसे टाइप ऑफ ट्राइबल्स ही बोलो आप उसको, जो अंडरटेकर के, इतना बड़ा बड़ा चेहरा नॉर्मल लोगों का होता नहीं। देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ पॉपुलेशन से, एक ट्राइबल ग्रुप है जो नॉर्मली जंगल में रहते हैं या फिर ऐसे सिनेरियो में रहते हैं, तो उनको वहां पर रेड इंडियन कहा जाता है अमेरिका में। इवन नॉट जस्ट दैट, वेस्ट इंडीज बोल के एक देश है जानते हो, वहां का लोग भी थोड़ा सा ट्राइबल टाइप के देखने में है, वो वहां का लोग का वैसे ही ग्रुप है, जेनेटिक वैसा है। तो जैसे क्रिस गेल को ही देख लो ना, हमारे यहाँ पर भी कौन सा जंगल से दानव जैसे चल रहा है, तो ज्यादातर वेस्ट इंडियंस में बहुत लोग ऐसे ही देखते हैं। तो इनको ये लोग ना छोटा पिछड़ा हुआ, ये जो यूरोपियंस है इनको ऐसा मानते हैं, इसलिए इनका नाम दे दिया रेड इंडियंस, ठीक है। कोलंबस जिसने जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया था, कोलंबस इंडिया खोजने निकला था, इंडिया मैंने भारत खोजने निकला था, भारत उनको मिला नहीं, वो अमेरिका से चालू हुआ और वेस्ट इंडीज में आया। तो उसका जो रिसर्च था उसमें लिखा हुआ था कि इंडियन जो है वो काला होता है, और उस कंट्री में गर्मी बहुत होता है, मच्छर बहुत होता है। ऑब्वियस बात है जहाँ गर्मी होगा मच्छर होगा, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा होता है। तो यही सोच के साथ कोलंबस निकला। कोलंबस, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, अब सुनो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वो लोग हम लोगों को ऐसा छोटा समझता था आजकल, और अब आजकल वो लोग खुद ही शर्मा गया, ठीक है, क्योंकि उनका काम ही था ना लोगों को छोटा करना, ठीक है, कि तुमको कुछ नहीं आता, जो आता है हमें आता है, ठीक है। ये है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो कोलंबस यहीं से कहीं से निकला, यहाँ से निकल के समुद्र होके वो ना यहाँ तक पहुंचा। अब मानो आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले, ये क्या है, ये वेस्ट इंडीज है। यहाँ पर ना बहुत सारा आइलैंड है, यही आइलैंड वेस्ट इंडीज है। ये जो वेस्ट इंडीज टीम खेलने आता है ना, इसमें मैं आपको जूम करूंगा तो आपको दिखेगा, ये देखिए, ये देखो, दिख रहा है, जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, ये देखो, ये सैंड फेनिस, ये सब में खेलने जाते हैं ना इंडिया, बारबाडोस, हाँ, इंडिया खेलने इधर यहीं पर जाता है। यहाँ पर ना बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज है, और यहाँ का जो कलर है या ट्रॉपिकल, इंडिया से भी ज्यादा ट्रॉपिकल है। मैंने एकदम ना सूरज का जो रोशनी है वो एकदम सीधा गिरता है और बहुत बारिश होता है और गर्मी भी बहुत है। तो यहाँ का लोगों का कलर नॉर्मल कलर। तो कोलंबस को लगा वो इंडिया पहुंच गया, चिल्लाने लगा इंडिया इंडिया करके,
ठीक है, या वो कैसे यूरेका बोलते हैं ना, यूरेका आई डिस्कवर इंडिया, फिर बाद में पता चला इंडिया नहीं है, फिर इसका नाम पड़ा वेस्ट इंडीज, मैंने वेस्ट इंडिया नाम दिया। वेस्ट इंडिया क्यों? क्योंकि देखो सर, ये देखो, ये इंडिया तो बहुत इधर है, इंडिया कहाँ है? इधर। तो फिर इंडिया जैसा कंट्री कोलंबस ने देखा, इसलिए जगह का नाम पड़ा वेस्ट का इंडिया। इसीलिए हम लोग वेस्ट इंडियंस को वेस्ट इंडीज बोलते हैं। तो इसका मतलब तुम समझ गए, यूरोपियंस इंडिया का मतलब क्या समझाते? उसी समझ के साथ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंडिया का मतलब एक पिछड़ा हुआ जनजाति, जंगल में रहने वाला एनिमल काइंड, ऑक्सफोर्ड यही डिक्शनरी में लिखा। अब बोल, क्या बोलूंगा? अब ये लोग अपने हिसाब से अपना बनाया, आजकल सुधार रहा है। चौबीस, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब कोई किसी को सम्मान नहीं करता है ना, मुझे उससे प्रॉब्लम। आपको सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, है ना, क्या फर्क है? सब रेस्पेक्ट सबका हो। जंगल में रहते हैं तो क्या हुआ, हाँ, हमसे ज्यादा जानते हैं, अलग बात है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर, बहुत सारा इतिहास है, और इसे इतिहास नहीं है, फैक्ट्स है, रियल फैक्ट्स। एक्चुअली इंडिया का नाम इंडिया अलग कारण से पड़ा। इंडिया का नाम इंडिया पड़ा इंडस से है ना, सिंधु रिवर है ना उसको, ये लोग ना, ये जो ईरान के लोग या अरब के लोग ना, सिंधु नहीं बोल पाता है, ये लोग ना इंदु इंदु कहता है। होता है ना कि जब किसी का नाम हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो क्या बोलते हैं, सिंध नहीं बोल पाते तो इंद इंद करेंगे, है ना, तो वो लोग इंदु बोलता था। फिर इसी से वो लोग हमको, हम लोगों को बोलता कि इंदु में रहता है, या फिर हिंदू बोलता था, ये जो हिंदू हिंदू, ये सब एक ही चीज है। इसीलिए बाहर के लोग हमें हिंदू बोलते हैं, यानी वही सिंधु से हिंदू। ठीक है, वो लोग सौ का प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो हौ करता, इसीलिए हमारा नाम पड़ा हिंदुस्तान। तो हाँ, इसीलिए नाम हिंदू, सिंधु, इंदु। अब अंग्रेज लोग जब आया, यूरोपियन जब आया, तो वो लोग ना इंडोन इंडोन बोलता था, इंडोन माने इंडियन, उसी से वो लोग देश का नाम दे दिया इंडिया। तो एक्चुअली हमारे देश का नाम ना तो कभी इंडिया था और ना ही कभी हिंदुस्तान, ये दूसरे का दिया हुआ नाम है। एक्चुअली हमारे देश का एक ही नाम है, देश का नाम भारत ही है। तुम इतिहास में छान मार लो, कहीं पर भी तुमको इंडिया नहीं मिलेगा। ये ब्रिटिश ने इंडिया दिया, और उससे पहले ये जो अरबियन या पार्शियन इरानियन नेशन है, वो लोग हमें हिंदू बोलता था, इसलिए हमारा देश का नाम हिंदुस्तान है। ना ही हिंदुस्तान बोल के कोई देश था, ठीक है, ना ही इंडिया बोल के कोई देश। अब आजकल लोग पॉलिटिक्स करते हैं, वो करने दो, बट आप लोग फैक्ट्स ढूंढो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देश का नाम भारत बहुत देश आज, इवन फॉरेन जो घूमने आए ना ट्रैवलर, उनका भी किताब देते हुए तो वो लोग भारत ही मिलते हैं। वो भी भारत नहीं, भारतवर्ष या फिर भारतता, संस्कृत है ना, तो भारतता बोलता है, भारत, भारत। तो कोई महाभारत के जमाने का भी उससे भी पीछे कोई एक राजा था, जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ था। जैन स्क्रिप्चर्स में भी इनका जिक्र है, आज से मे बी 7,000 साल पहले या 8,000 साल पहले, उससे भी पहले मे बी इवन बिफोर महाभारत, तब से ये भारत नाम का एक राजा था, चक्रवर्ती सम्राट, मैंने जो पूरा भारत को एक किया था। इसलिए नाम पड़ा था कि इनके नाम पे देश का नाम दिया जाए, कि जो पूरा देश को एक कर सकता है, कल्चर को एक कर सकता है, उसके नाम पे नाम पड़ता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती समझते हो, जो अकेले के दम पे, जैसे उस दिन ग्लेन मैक्सवेल अपने दम पे है ना, ठीक है, जो अपने दम पे देश को एक कर सकते हैं, उसे चक्रवर्ती कहते हैं। जैसे ग्लेन ने उस दिन किया अकेला, क्या खेला मैंने, सीरियसली मेरे वो मन कर रहा था कि मैं जाऊं और उसका पैर छू, उड़ गया तेल लेने, हाँ, उड़ गया तेल लेने, उड़ गया तेल लेने, अरे ग्लेन का वो, मैंने सीरियसली ये ना गोल्डन, मैंने वर्ड्स नहीं क्या बोलूं, मैंने गोल्डन एरा, मैंने एरा मानती होगा ये गोल्डन टाइम्स। एक इंसान का पैर नहीं चल रहा है, तो सालों से खेल कैसे रहा है? और अफगानिस्तान पुलिस को भी मैं सोच रहा था
कि भाई तुम उसके टांग पे काहे बॉल कर रहे हो। एक्चुअली उन लोगों को क्या लग रहा है ना, ये गली क्रिकेट में हम लोग करते हैं कि मान की कोई किसी को अगर बैट करना नहीं आता है, हम लोग क्या करते हैं उसको बॉल ऐसा करते हैं कि बोल्ड कर देंगे, है ना। तो अफगानिस्तान के बॉलर को लग रहा था कि इसको तो पैर पे चोट है, ये बैट नहीं चला सकता, या फिर इसका पैर नहीं हिल रहा है, तो योरकर मारेंगे या बॉडी लाइन में बॉल करेंगे तो शायद इसका चोट पड़ जाए। लेकिन वो ग्लेन का टेम्परमेंट को समझा ही नहीं। हाँ, स्पिन भी अच्छा खेलता है और उसका मैंने बेसिकली टाइम, और बहुत अच्छा टाइम, वो बॉल को इतना अच्छा टाइम कर सकते हैं, वो से बहुत कम प्लेयर है वर्ल्ड क्रिकेट में। डेविलियर्स, रोहित शर्मा, वेरी फ्यू प्लेयर्स है जो इतना अच्छा टाइम करता है। तो एक सिंपल काम मेरे हिसाब से करना चाहिए था, फील्ड में करना मुश्किल होता है अंडरस्टैंड, बट फिर भी थोड़ा दूर बॉल करना, वाइड एयर कर देता, वाइड बाउंसर दे देता, या फिर थोड़ा बॉडी से दूर ball, जिसके लिए उसको शरीर को लेके जाना पड़े। ये लोग क्या कर रहे हैं, उसकी बॉडी लाइन में बॉल कर रहे हैं। अरे भाई उसका इधर का पार्ट पूरा स्ट्रॉन्ग है, तुम बैट लाइन में क्यों दे रहे हो, दूर में दो। इन लोगों को लग रहा था चोट पाया है, होल्ड करने के, होल्ड तो छोड़ो 200 करके छोड़ो। मैम बोल रहे, मैम ऐसे मेरे को बोल रहे कि ऐसे जैसे भगवान आ गया इसके ऊपर। कुछ देर बाद वीरेंद्र सहवाग ट्वीट करता है, मैम के साथ मेरा बात चल रहा है, वीरेंद्र सहवाग ट्वीट करते हैं इसके ऊपर माता आ गया है। अब मैम को दिखा रहा था, एक जो तुम बोला वही वीरेंद्र सहवाग माता आ गया इसके ऊपर। चलो जो भी है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बिजनेस इंक्यूबेटर तो चलो डिक्शनरी से कहाँ तक पहुंच गए। Business incubator helps create a growing business by helping them by necessary support and financial and technical service. And a business accelerator helps a budding business quickly launch a product and put it in the first line of commercial success. ये हमारे देश में प्रॉब्लम है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल गवर्नमेंट काफी काम कर, प्रॉब्लम है हमारे बंगाल में, ये कल्चर अभी भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। आपके अंदर आइडिया है, आप आइडिया को पुट करो, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर रेडी टू हेल्प यू, सपोर्ट करने के लिए, जैसे वो शार्क टैंक में कर रहे हैं ना, ऐसा रियल में भी है। तो सबका आइडिया अच्छा होना चाहिए, बैंक के थ्रू से आपको हेल्प मिलेगी। बिजनेस इज देयर सर, कोशिश तो करो। प्रॉब्लम है कि आप लोग कोशिश ही नहीं करते। ओके सर। सर गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में इतना देर से बात कर रहा था। अच्छा एलपीजी के बारे में तो मैं आपको लास्ट क्लास में बता दिया था ना, कि गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करके किस तरह से बिजनेस को डेवलप करने का कोशिश कर रहा है। अब जैसे नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस में एक इंस्टीट्यूशन है आरबीआई। आरबीआई प्ले अ बिग रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। आरबीआई आज नहीं है सर, फ्रॉम 1935। अच्छा आरबीआई से पहले भी ना इंडिया में कौन सा बैंक था, कोई बैंक का नाम बता सकते हो जो आरबीआई से पुराना है? हाँ, प्रेसिडेंसी बैंक, मैंने आज भी है क्या? एसबीआई, उसका पुराना नाम क्या है? वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू सर। एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली था इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा। एसबीआई का पुराना नाम है, फिर बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा, इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास एंड इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे, तीनों को मार्च करके एक बैंक बनाया जिसका नाम दे दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और वो बैंक आरबीआई से भी पुराना है। बेसिकली आरबीआई को बनाया गया था इस बैंक को मैनेज करने के लिए। पहले ना हमारे यहाँ का करेंसी, मैंने बंगाल का करेंसी, मैंने ब्रिटिश क्या किया था ना, इंडिया को 4 हिस्सों से बांटा था। आजकल हम लोग 29-30 हिस्सा करके भी देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आज के डेट में इंडिया में 28 स्टेट्स है, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। रिसेंटली लद्दाख और कश्मीर को भी अलग किया है ना, वो अलग कारण है सर उसका, ठीक है, पॉलिटिकल मैटर्स है, वो अलग जरूरी था। तो ब्रिटिश इंडिया को ना, देखो मोदी या फिर करेंट इंडियंस इंडिया को जिस तरह से देखता है,
ब्रिटिश थोड़ी ना इंडिया को उस तरह से देखता था, उसके लिए जोन है जोन, ठीक है। उनके लिए सब बोलता है ना, सब एक बराबर, ठीक है, क्या एक बोलता है कि कुछ भी हो सब बराबर ही है। माने कौन बंगाली बोलता है, कौन पंजाबी बोलता है, कौन मराठी बोलता है, उसको मायने नहीं रखता। वो देख रहे कि भाई हम कंट्रोल कहाँ से कितना कर सकते हैं। तो वो देख रहे कि वो इसलिए क्या किया था, एक बंगाल प्रेसिडेंसी बना दी, पूरा एंटायर नॉर्थ ईस्ट, भूटान को छोड़ के। भूटान को क्यों छोड़ दिया अच्छा जानते हो? भूटान है नेपाल के राजा के साथ ब्रिटिश का अपना डील था। ये डील था कि ये जो इंडिया में जितना रेल बनाया या जो भी इंडस्ट्री बनाया, तब लकड़ी बहुत चाहिए था ना, और हिमालय में जो लकड़ी मिलता है उसका क्वालिटी कोई नहीं कर सकता। तो नेपाल और भूटान में सारा लकड़ी का जो है ना, वो इनके साथ ये लोग डील किया, और बदले में ये बोला था कि नेपालीज लोगों को बोला था कि आप लोग हमारे आर्मी में ज्वाइन कर लो, ठीक है, और ब्रिटिश कभी भी नेपाली को अटैक नहीं करेगा। तब सिक्किम भी नेपाल का हिस्सा, और दार्जिलिंग उनसे परचेज कर दिया। एक्चुअली दार्जिलिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेपाल। ये पूरा नेपाल राजा का ही था अप टू दिस, देख के नहीं लग रहा है? एक्चुअली सिक्किम में बाद में एक अलग राजा था, ठीक है, ये सब थोड़ा डिस्प्यूटेड था। तो बाद में ब्रिटिश बोला नेपाल को हम अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि नेपाल के साथ एक बिजनेस डील कर लिया। नेपाल बोलते हैं कि ब्रिटिश कभी हमको अटैक नहीं कर पाया। नेपाली लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसा नहीं है। जो इतना बड़ा वर्ल्ड को एक काउंटर कर सकता है, नेपाल उनके सामने क्या है? हो सकता है वो हिली टेरेन में है, उनको सुविधा जरूर मिलता है, पर ब्रिटिश के पास जिस तरह का औजार था, उससे कोई हिल में हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली ये एक डील और कुछ नहीं, नहीं तो आराम से अटैक कर सकते। जो भी हो एक्चुअली वो ब्रिटिश नेपाल डील था, ठीक है। तो ये लोग क्या किया, ये पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी बोल के बिहार से लेके ये पूरा उड़ीसा पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी किस तरह से, इवन अप टू म्यांमार, ये पूरा। और इधर नीचे मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तीन हिस्सा। और एक ये वाला हिस्सा था अफगानिस्तान तब भारत का सर, हाँ, ठीक है, अफगानिस्तान तब भारत हुआ। ये था नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऐसे चार एजेंसी बना के ब्रिटिश इंडिया के चला। तो माने अगर तुम बंगाल प्रेसिडेंसी से मद्रास प्रेसिडेंसी जाते थे, तो नोट चेंज हो जाता। जैसे आज होता है ना, देश चेंज होने से नोट चेंज होना। भारत था, पर मद्रास का मिंट अलग था, बंगाल का मिंट अलग था। दोनों ही भारत के अंदर था, ब्रिटिश इंडिया था। पर फिर भी जब बॉर्डर क्रॉस करते हो, बंगाल प्रेसिडेंसी का बॉर्डर क्रॉस करते हो, तो तुमको अलग नोट लेना पड़ता। जैसे आज देश चेंज होने से करता है। तब का जमाना है सर, आज से 200 साल पहले का बात करो। तो इस तरह से मद्रास का अलग करेंसी होता था, बंगाल का अलग करेंसी होता था, बॉम्बे का अलग करेंसी। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जब डेवलप किया गया, तब करेंसी को मैच किया गया। ब्रिटिश सब देखा कि प्रॉब्लम हो रहा है देश को कंट्रोल करने में, और रेल भी तब बन गया था। फिर ये लोग एक सिस्टम डेवलप किया, और उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए आरबीआई का जरूरत। पैसा छापना है, किस बेसिस में छापना है, बहुत कुछ मैटर करने लग गया। इतना देर से तो बस इंडिया को पाने के लिए पागल हो गया। अब जब पा गया, ब्रिटिश का एक चीज अच्छा है, जब कोई चीज पा लेता है ना, तो उसको ना अपनी तरह से बिल्ड कर, उसमें दो नंबर ही नहीं करते। हम लोग का क्या है ना, हम लोग अपने ही देश में दो नंबर ही कर लेते हैं। पर ये एक अच्छा है सर वेस्टर्न का, कि अगर वो कोई चीज पा लेता है, फिर वो उसको अपना ही मानता है। अपने ही बेनिफिट है, ठीक है। इसलिए तुम अगर कोलकाता में पुराने जैसे मान लो किले, या फिर हावड़ा ब्रिज, या फिर तुम कोई भी पुराना जो भी बिल्डिंग्स है उसको देखो, कि वो ऐसा लगता है कि आज ऐसा बिल्डिंग कोई बना नहीं सकता। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ब्रिटिश जब देश को अपना कर लेता है, तो उसमें खर्चा भी भर भर के करता है, और ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जो युग युग तक चले। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हम लोग का भी था ना। पुराना मंदिर अगर तुम साउथ इंडिया में जाओगे, तो आज भी डेवलप है उसी तरह से। बट प्रॉब्लम है कि आजकल का जो कॉन्सेप्ट हो गया ना, हम लोग ऐसे स्थापित बनाना ही नहीं चाहते। समझ रहे हैं ना बात? जो भी हो,
रोल ऑफ आरबीआई RBI करता क्या? 1934 में आया, 1935 in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act 1934, though originally privately owned since nationalization in 1949, पहले प्राइवेटली ओन्ड माने कुछ प्राइवेट बिजनेसमैन मिलके इसको चलाता था। फिर 1949 में जब देश आजाद हो गया उसके बाद से रिजर्व बैंक इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। समझ रहे हो सर? तो सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक इनिशिएट एस्टैब्लिश इन कैलकाटा। क्यों? क्योंकि कैलकाटा में ब्रिटिश का कैपिटल था। ऐसे 1949 में कैपिटल शिफ्ट हो चुका है, 1911 में ही कैपिटल शिफ्ट हो चुका है सर। 1911 में कैपिटल ऑलरेडी शिफ्टेड टू दिल्ली, बिकॉज इधर बंगाल रीजन में बगावत चालू हो गया। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर स्वदेशी आंदोलन के कारण से बंगाल में एक्चुअली सबसे ज्यादा, अगर ब्रिटिश के अंडर में सबसे ज्यादा कॉलोनी अगर किसी जाति को हुआ है तो वो बंगाली की जाति हुआ। बंगाली पॉपुलेशन जो है इज द मोस्ट कॉलोनाइज्ड पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि बंगाल रीजन को ब्रिटिश पूरा अपना कर दिया। और इसीलिए आज भी बंगाल रीजन में तुमको ब्रिटिश का चमचागिरी वाला कॉन्सेप्ट आज भी दिखेगा। दे आर फुल ऑफ इंग्लिश कल्चर। सुबह उठ के मुड़ी नहीं खाएगा, ब्रेड खाएगा। ये जो ब्रेड बटर खाने का कल्चर है ना बंगाली के घर फैमिली में, नीचे बैठ के खाना नहीं खाएंगे, डाइनिंग टेबल में ही खाएंगे। दिस काइंड ऑफ कल्चर बिलोंग्स फ्रॉम इंग्लिश कल्चर, क्योंकि वो ब्रिटिश के घर में काम करने जाता था, उधर देखता था साहिब नेम साहब सब डाइनिंग टेबल में खाना खा रहे हैं और सुबह सुबह बटर टोस्ट खा रहे हैं। And that is the reason, I am not joking. यही रीजन है। लेकिन बंगाल का कल्चर क्या है? सुबह मुड़ी खाने का कल्चर है। चावल होते हैं ना इधर, पफ्ड राइस। पैंट पहनने का भी तो नहीं था। हाँ पैंट ठीक है, पैंट पहनने का कल्चर यूरोपियन से उससे पहले भी आ चुका, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको खाने का कल्चर या रहन सहन का, आज भी देखोगे कि बंगाली जब भी बात करता है, 4 बात करता है तो मैंने जो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होता है तो 10 बात इंग्लिश बोलेगा तो उसको अच्छा बंगाली फील आता है। even though they don't want to talk in their own Bengali language, বাংলা বললে ছোট হয়ে যায়, ভালো করে ইংরেজি বলতে পারলে একটা বেশ প্রাউড ফিল। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको जेन्युइन फील दे रहा हूँ, तुम फील कर सकते हो। मैं भी बंगाली हूँ सर, इसलिए मैं भी ये चीज फील कर सकता हूँ। मेरे फैमिली में भी इस तरह का कल्चर है। हाँ मेरा फैमिली वेल एजुकेटेड तो कभी था नहीं, पर उसी से तो हम लोग भी सीखते हैं। हम आपको बचपन में घर में डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्थ इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं दिखेगा आपको। दे एक्चुअली डोंट वांट डाइनिंग टेबल। खाने के लिए वो लोग नीचे का भी कॉन्सेप्ट भी अभी भी फॉलो करता है। साउथ में भी नीचे बैठ के खाते हैं, एक टेबल होता है, ठीक है, टेबल में ऊपर बैठ के खाना खाएंगे। बट ऐसा कल्चर तुमको बंगाल रीजन में इसलिए ज्यादा दिखता है, इसका मेन रीजन बिकॉज दे आर बहुत ज्यादा टाइम तक वो लोग फॉलो नहीं। 200 साल ब्रिटिश जो राज किया है, कोलकाता उसका कैपिटल था। और पूरा इंटर बांग्लादेश, करंट वेस्ट बंगाल, असम, इंटर रीजन। असम में थोड़ा प्रॉब्लम रहा है, असम इतना ज्यादा कॉलोनी नहीं था, तो लड़ नहीं पाया था। असम में जो राजा थे ना सर कामरूप का, उनके साथ बहुत मारपीट चल रहा था, इतना आसान नहीं था। तो बाद में जब पूरा इंडिया ले लिया तब थोड़ा लिया, लेकिन बंगाल रीजन में बहुत जोर कर लिया जो भी हो। तो उस टाइम पे बड़ा ज्यादा मिलता है। तो आरबीआई का रोल क्या है? तो कैलकाटा बस ऑन द टाइम 1911 में कैपिटल शिफ्ट हो गया, पर फिर भी ब्रिटिश को लगा कि हम आरबीआई को हेडक्वार्टर नहीं बनाते। आज भी जाके देख के आ सकते, डालहौजी जाओ, यहाँ से बीबीडी बंगाल बस पकड़ो, जैसे ही वहां से उतरोगे पीछे देखने का राइटर्स बिल्डिंग है, उस रास्ते से थोड़ा सीधा जाना, राइटर्स बिल्डिंग जहां पर जाके धक्का मारेगा सामने उठा आग उठा के देखना, आरबीआई दिख जाए। देखे चीज, देखे ये चीज। तो पहले वो आरबीआई का हेडक्वार्टर था, बट 1937 में ये शिफ्ट हो गया मुंबई। क्यों? क्योंकि देश का फाइनेंशियल कैपिटल अलग से डेवलप। 1937 से मतलब समझ लो कि बॉम्बे का डेवलपमेंट इसी टाइम से चालू है। ब्रिटिश को कोलकाता में और कुछ अच्छा इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा था बिकॉज यहाँ पर ब्रिटिश को भगाने का इंतजाम, क्योंकि बहुत हो गया और नहीं सहन हो रहा है, कॉलोनी बहुत बना लिया, अब ज्यादातर यहीं से चालू हो गया। तब वो लोग शिफ्ट करना चाहते। The Reserve Bank affairs are governed by
सेंट्रल मोड ऑफ इंडिया कीपिंग विद आरबीआई एक्ट। चलो सर, इतिहास का बीच बीच में बात इसलिए हो जा रहा है क्योंकि डेट ही इतिहास का दे रहा है ना। ये जो डेट है ये सब इतिहास का ही है। ये ब्रिटिश लोग बंगाल को क्यों तोड़ दिया जानते हो? आज बांग्लादेश अलग हो गया ना 1905 में फर्स्ट टाइम, और उसके बाद आई थिंक 1911 के आसपास में बंगो बंगो आंदोलन। हम लोग तो बस टीका पढ़ के आए, शॉर्ट नोट्स हिस्ट्री में, दिस इज नॉट टीका। बंगाल को तोड़ने का एक ही इरादा था। बंगाल एक बहुत बड़ा रीजन है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलकर ही रहते। प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ पर इतना अपराइजिंग हो रहा था फ्रीडम फाइटर का, तो यहाँ पर अपने ही लोगों के अंदर मारपीट लगा, तो हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दिया। और फिर ऐसा हालत हुआ, इतना बोका है हमारे यहाँ पे लोग, मुसलमान बोला कि हमको अलग देश चाहिए, हिंदू बोला कि हम भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, टूट गया। इसलिए आज अलग से क्रिकेट टीम भी बन गया जिसका कैप्टन सकीब अल हसन मीरा। नहीं तो वो कभी नहीं बनता। बांग्लादेश बनने का कोई कारण नहीं। एक्चुअली यही रीजन है 1905 में हिंदू मुस्लिम में दंगा अंदर लगा के, ताकि उनका कंट्रोलिंग यहाँ बने रहे, डिस्प्यूट बने रहे, और कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, कंट्रोल यहाँ रख दिया, बांग्ला को तोड़ दिया। क्या मिला? ज्यादा से ज्यादा 50 साल एक्स्ट्रा राज के, और जो देश है उसका अलग कर, वो भी जाति के आधार, धर्म के आधार, जाति नहीं धर्म। लोगों के मन में बीच डाल, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, इंसान तो है सब। ठीक है, तुम्हारा अपना प्रेयर करने का तरीका अलग है, मेरा प्रेयर करने का तरीका, जाना तो वही ऊपर ही है। लेकिन लोगों के मन में ना इतना जो गुस्सा भर आता है ना, ये बहुत खतरनाक चीज। रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई क्या कर रहे हैं? अब आरबीआई देखो 1935 से 1949 में पूरा गवर्नमेंट हो गया। अब जैसे पूरा गवर्नमेंट हो गया, अब ये पूरा एपेक्स मैनेटरी इंस्टीट्यूशन हो गया। एपेक्स माने श्रेष्ठ, एपेक्स माने क्या होता है सर? श्रेष्ठ, सबसे ऊपर, highest authority in India. Consequently, it plays an important role in strengthening, developing, and diversifying the country's economic and financial structure. It is responsible for the maintenance of economic stability and assisting the growth of the economy. मैं आप लोगों को आरबीआई के ऊपर एक जीके शेयर करूँ, एवरीथिंग अबाउट आरबीआई, जनरल नॉलेज। हो सकता है कि सारा पॉइंट एग्जाम रिलेटेड ना हो, बट क्योंकि जनरल नॉलेज है, सीएस के लिए तो जनरल नॉलेज बहुत जरूरी है। सीए वाले बच्चों के लिए जनरल नॉलेज इतना जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए, बट मैं आशा करूंगा कि आप लोग आरबीआई रिलेटेड जितना जनरल नॉलेज है वो इकट्ठा करें। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, मैं लिंक शेयर करूंगा, प्लीज आरबीआई साइट से पढ़ लेना, ठीक है? जानना चाहिए सर, आरबीआई रिलेटेड हर मैटर एज ए, कम से कम एज ए फाइनेंस स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट जानना चाहिए। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डेवलप करने के लिए, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आरबीआई को बनाया। It is India's eminent public financial institution given the responsibility for controlling the country's monetary policy. ये मत पूछ लेना monetary policy होता क्या, लास्ट दिन पढ़ा दिया। It acts as an advisor of the government in its economic and financial policy. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा नहीं करेगा उसका एडवाइजरी आरबीआई डिसाइड करता है। अच्छा, अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है? ऑनलाइन में बाकी लोग है क्या? ये सब छुट्टी में, मानसी, साहिल, भूमिशा, बोलो सर, हु इज नाउ द गवर्नर ऑफ आरबीआई? बोलो, चलो गूगल करके ही बोल दो। शक्तिकांत वेरी गुड, उड़ीसा के, हाँ सर, शक्तिकांत दास, वेरी गुड सर, उड़ीसा से। दास सुन के बंगाली लोग कह जाएंगे दास है बंगाली। नहीं सर, ही इज फ्रॉम उड़ीसा। टाइटल से कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। नाउ पॉइंट इज दैट सर, तो रिजर्व बैंक, हाँ बोलो। ब्रिटिश राज थी, नाम नहीं पता, हाँ ब्रिटिश राज ही तो किए थे, नाम क्या था? अंडर ब्रिटिश era ही आरबीआई बना, इसलिए फाउंडर ब्रिटिश राज, ठीक है? गलत नहीं बोला, ब्रिटिश राज में ही तो बना था, मैं तो वही बता रहा हूँ। তিনজন হোল্ডার ছিল। তো তিনজন হোল্ডার ছিল না, তিনটে চারটে, ওটা তো ইন্ডিয়াকে ভাগ করেছে।
होल्डर तो क्यों ছিল बेसिकली ওগুলোকে कंट्रोल কে করতো इंडिया को ब्रिटिश नहीं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी मेनली कंपनी था और ब्रिटिश बाद में कंट्री का नाम कर दिया था ब्रिटिश इंडिया इंडिया बोल के कोई कंट्री नहीं इवन हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने जा रहे हैं इंडिया के नाम पे नहीं जा रहे ब्रिटिश इंडिया के नाम पे जा रहे हैं और ब्रिटिश के आर्मी के जा रहे हैं महात्मा गांधी डील कर रहे हैं कि इंडियन जो मिलिट्री है वो लड़ने जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके लिए ब्रिटिश के लिए सुभाष बोस बोल रहे बापू आपका माथा खराब नहीं हो गया हमारा आर्मी एंड आर्मी हमारा लड़ने जाए ब्रिटिश के लिए क्यों वाई नहीं गांधी जी बोल रहे कि अगर हमारा आर्मी ब्रिटिश के लिए लड़ने जाएगा तो ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चला जाएगा ये डील हुआ अच्छा अब बताओ मुझे गांधी जी का नॉन वायलेंस थ्योरी यहाँ पर कहाँ काम किया नॉन वायलेंस कहाँ है गांधी जी का सोचो जरा और मैं तो इतिहास से बात कर रहा हूँ आपको भी पता है कहाँ है नॉन वायलेंस तुम क्यों इंडियन आर्मी को क्यों भेज रहे हो ब्रिटिश का चमचागिरी करके 60,000 ब्रिटिश था 60,000 ब्रिटिश में से 20,000 ब्रिटिश लड़ने गया था 1 लाख इंडियन गया था लड़ने 1 लाख जर्मनी के साथ लड़ रहा पकड़ा भी गया फिर जर्मनी में कुछ लोगों को कैद कर दिया कुछ को फांसी फिर बाद में सुभाष बोस जर्मनी गया कि भाई बोल फिर जाके हिटलर को बोला कि सर हिटलर हमारे एक्चुअली आपके साथ कुछ नहीं है आप इनको छोड़ दो कि हम लोग अपने आजादी के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ेंगे आप हो सके तो हमें कुछ हेल्प करो अगर कुछ हेल्प नहीं कर सकते कम से कम हमारा जो लोग आप पकड़ के रखे उनको मेरे को दे दो मैं आजादी हिंद फौज बनाऊंगा और डायरेक्टली ब्रिटिश पे अटैक करूंगा यही तो सोच होना चाहिए क्या खराब है इसमें अपने लिए लड़ना वायलेंस है और दूसरों के लिए लड़ना नॉन वायलेंस द ग्रेट बात आई एम नॉट अगेंस्ट गांधी जी बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया नहीं सीरियसली मुझे समझ में नहीं आया मैं जब भी इतिहास पढ़ता हूँ और सोचने का कोशिश करता हूँ आजकल क्या है ना दिमाग थोड़ा सा बड़ा है टाक बड़ा है तो दिमाग में समझ में आता है पहले क्या है ना आप लोगों की तरह टीका पढ़ पढ़ के माथा में भूसा भर गया था अभी टीका को एक्सप्लेन करने का दिमाग में एनालिसिस एबिलिटी आ गया अब समझ में आ गया क्या है भगत सिंह ब्रिटिश के अगेंस्ट में करे तो आतंकवाद और हमारे मिलिट्री ब्रिटिश के लिए लड़े तो वो हो जाता है देशभक्त जब भगत सिंह को फांसी दे रहा था तो गोल्ड टेबल पे एक बैठक बैठा तो गांधी के पास पूरा पावर था कि भगत सिंह का फांसी को रोक सकता अच्छा तुम सोचो भगत फ्रीडम फाइटर जो पूरा देश को एक कर सकता है तो उसको फांसी नहीं रोकोगे फिर तो अभी मैं बोल रहा हूँ ना मेरा दिल कांप रहा है कि भाई क्या कर रहा है अगर उस टाइम पे हम लोग होते तो शायद बैठे बैठे रोना ही पड़ता तो उनका फांसी नहीं रोकोगे तुम क्या डील कर रहे हो ब्रिटिश के साथ क्या डील कर रहे हो जो भगत सिंह पूरा पूरा नॉर्दर्न इंडिया अकेले दम पे ब्रिटिश का नाक पे दम कर करके पूरा इंटायर पंजाब कश्मीर अफगानिस्तान दिल्ली तक पूरा अकेले के दम पे कितना उम्र था 22 साल 23 साल लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो आतंकवादी है गांधी जी चुप जो भी हो लेकिन सर एक्चुअली क्या ना ये सब गलती का प्रॉब्लम आज भी है ये जो पंजाब में अभी भी चल रहा है ना खालिस्तानी ये वो ये सब क्यों है अगर वैसा लीडरशिप मिलता ना तो आज ना तो पाकिस्तान बनता ना तो अफगानिस्तान बनता ना ही पंजाब में इस तरह का खालिस्तानी मूवमेंट बनता सब बंद हो जाता लीडर गलत हो गया इसके चलते देश अभी भी बना नहीं अब जब तक वो सही लीडरशिप नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे और सारा पैसा देश बनाने में नहीं देश को बचाने में खर्च सकते इंडिया का मैक्सिमम बजट का पैसा तो डिफेंस में चला जाता है एक तो डिफेंस हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि जो देश को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो अंदर का डिफेंस है उसका क्या खालिस्तानी डिफेंस तो बाहर से नहीं हो रहा है वो तो अंदर ही प्रॉब्लम है उसका क्या
सारा पैसा तो उधर खर्चा हो जाएगा। तो तुम देश में डेवलपमेंट कहाँ करोगे? कॉलेज बनाओगे, स्कूल बनाओगे, हॉस्पिटल बनाओगे, इंडस्ट्री बनाओगे, कहाँ से बनाओगे? पैसा तो इन्हीं के पीछे खर्चा है। जो रिसेंटली जो मार के आया ना कनाडा में, नहीं मार के आया रोने, कनाडा के साथ रिश्ता खराब हो गया हम लोग, खबर नहीं रखे, रखा करो। अब क्या है ना, वेस्ट बंगाल का न्यूज चैनल ये सब नहीं दिखाते, सीरियसली नहीं दिखाता है। ये सिर्फ बीजेपी से कौन टीएमसी में गया और टीएमसी से कौन बीजेपी में आया। अरे भाई देश का इतना बड़ा मुद्दा है, बताओ इनको लोगों को। अच्छा चलो आप 5 मिनट बढ़ाए, खत्म कर दो इसको, रोल को खत्म करो। इट ऑल्सो एक्ट एज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू कमर्शियल बैंक्स। मैंने आरबीआई का नेक्स्ट दिन में आपको ना एक चीज समझाऊंगा, मनी मेकिंग प्रोसेस, बहुत काम का चीज बताऊंगा। आज तक एक्चुअली ओवरव्यू में पूरा टाइम चला गया। नेक्स्ट दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना पड़ेगा मैं आपको कि आरबीआई पैसा कैसे बना। आरबीआई और बैंक ये दोनों मिलके इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में पैसे का फ्लो कैसे करते हैं। ये जो आपके पॉकेट में पैसा है, मेरे पॉकेट में पैसा है, ज्यादा है कम है जो भी है, ये बना कैसे, ये सिस्टम बताऊंगा। उस दिन मैं बता रहा था, मुझे भूमिशा ने क्वेश्चन किया था व्हाट्सएप में कि सर आपने बोला कि मैं बैंक में लोन लिया, फिर वो बैंक में लोन लिया, ऐसे बता रहे थे। तो भूमिशा ने मेरे को वही क्वेश्चन पूछा कि सर कि जिसका पैसा बैंक में है वो तो कभी भी आके पूरा पैसा उठा के लेके जा सकता, तो फिर बैंक अगर लोन दे देगा, जैसे एग्जाम्पल था ना कि जैसे मानो तुषार ने 1 लाख बैंक में जमा किया और मैं बैंक में गया, तो बैंक वहां से मेरे को 80,000 लोन के लिए दे दी, ठीक है। तो भूमिशा का क्वेश्चन था कि सर ये 1 लाख तो तुषार का है, तो तुषार एनी टाइम बैंक में आके पूछेगा कि भाई बैंक मेरा पैसा दो। पर इंटरेस्टिंगली आप लोग ही मुझे बताओ, जब आप बैंक में एफडी जमा करते हो, उठाने के लिए करते हो कि सूद के लिए करते हो? सूद के लिए करते हो। इसीलिए आरबीआई अपने एक्सपीरियंस में या बैंक अपने एक्सपीरियंस में देखते हैं, जितना लोग सॉरी, जितना लोग पैसा जमा करने आते हैं ना, उतना पैसा उठाने नहीं आते। माने अगर मानो 100 लोग जमा करने आते हैं ना, तो 10 लोग ही पैसा उठाने आते हैं, बाकी 70-80 लोग ना पैसा जमा करने के लिए आए। डिपॉजिटर ज्यादा मिलेगा आपको या अमाउंट के हिसाब से भी, तुम हमेशा तो सेविंग्स ही बढ़ाना चाहोगे ना, बैंक तो सेविंग्स का ही जगह है। तो इसलिए तुम अगर 1 लाख जमा करोगे ना, वैसे नहीं कि कल जाके फिर से 1 लाख उठा लोगे। तुम हार्डली बैंक में जाके 20,000 उठाओगे, 10,000 उठाओगे, बाकी 70-80,000 पड़ा रहेगा। और अल्टीमेटली बैंक को ये चीज मैनेज हो जाता है और उसको बिजनेस करने का पैसा मिल जाता है। इट्स साइकोलॉजिकल मैटर, क्योंकि बैंक अपने एक्सपीरियंस से ये चीज बहुत अच्छे से जानता है कि जितना लोग पैसे जमा करने आते हैं उतना लोग पैसा उठाने कभी नहीं आए। और यही चीज है जो बैंक को बिजनेस करने का मौका मिले। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि किस तरह से आरबीआई पैसा बनाता है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी जो भी छोटा छोटा पॉइंट रहेगा किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में, वो कंप्लीट करके ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर भी मैंने मैक्सिमम बता दिया। आप लोग ना पढ़ के आना, आप लोग पढ़ोगे ना, देखना मैं बहुत सारा टॉपिक बात कर चुका हूँ। नोट्स मेरे से कलेक्ट कर लो, अगर नहीं है तो जिनके पास बुक्स है ठीक है, जिनके पास नोट्स नहीं है मेरे से कलेक्ट कर लो और एक बार ना गो थ्रू करके आओ, क्योंकि मैंने सारा पॉइंट डिस्कस करके आओ। जो भी पॉइंट डाउटफुल रहेगा या टफ लगेगा मैं डिस्कस करूँ, जैसे मनी मेकिंग प्रोसेस मैं डिस्कस करूँ, ठीक है। तो आज इतना ही रखता हूँ, ठीक है। अच्छा सैटरडे आप लोगों का कोई भी क्लास नहीं हो, दिवाली है ना सर, सैटरडे दिवाली है, तो रविवार को दिवाली है, सैटरडे थोड़ा सा घर जाएंगे दिवाली की पूजा के, इसलिए सैटरडे ना तो ऑनलाइन ना तो ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। संडे तो ऐसी दिवाली है। सोमवार को क्लास ऑनलाइन में होगा, ठीक है। अगर बाई चांस सोमवार नहीं होता है तो मंगलवार ऑनवर्ड्स क्लास, ठीक है, मैंने ऑनलाइन में चालू हो जाएगा। फिर बुध बृहस्पति पर ऑनवर्ड्स फिर से जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे होता है होता है। मैं अपडेट करूंगा। मैंने कल भाईफोटा दिन আমি কোনো ছুটি নেই, অনলাইনে ক্লাস হবে, যদি অফলাইন দেবো না অনলাইনে ক্লাস না অনলাইন ঠিক আছে। ভাইফোঁটায় নর্মালি ছুটি দিই না, কালী পুজো দিওয়ালিতে ছুটি, 2 দিন ছুটি থাকে, মানে শনিবার রবিবার সোমবার এই 3 দিন ছুটি থাকে। রবিবার তো ছুটি থাকেই, শনি আর সোমটা ছুটি থাকে, ঠিক আছে। আবার মঙ্গলবার থেকে আসে। কালকে যেরকম ক্লাস যদি কারো রুটিনে আছে সেটা হবে, ঠিক আছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर।